हाय चैम्स। मैं आपका दोस्त सुनील आप सबके सामने आ गया हूं एफएमएसएम का पूरा आरटीपी का डिटेल डिस्कशन लेकर। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब होंगे एकदम मस्त और जबरदस्त और आपकी तैयारी चल रही होगी एकदम बढ़िया, है ना। चलो सर, तो अब सर एफएमएसएम का भी डिस्कस कर लो। कॉस्टिंग का तो हमने पूरा कर लिया, आप एफएमएसएम में भी बता दो। तो देखो बेटा, जैसे कॉस्टिंग में करा था वैसे ही यहां पर करेंगे। हर क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को, चाहे वो एसएम का हो चाहे एफएम का हो, पूरा डिटेल में आपके साथ कवर करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आपके पास लास्ट में मैं आपको जब एफएम का पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा तो एफएम की एक समरी दे दूंगा। हर क्वेश्चन में अगर कोई नया पॉइंट है या इस क्वेश्चन में क्या क्या नई बातें हैं या इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, तो ये सारा का सारा काम अब हम अपने इस सेशन में करेंगे। ठीक है, तैयार? हाँ सर तैयार है, इसमें किस बात की देर है। मैंने कहा चलो आओ दोस्तों, अब मैं आपके साथ फटाक से अपने एसएम के पेपर की तरफ या आरटीपी की तरफ स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम एफएम वाले पार्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट अ केस सिनेरियो। आइए देखते हैं बेटा केस सिनेरियो में हमें क्या बोला गया है। इट सेज company is a mid-sized manufacturing company producing household appliances for the Indian market. With competition heating up, the company's management is becoming increasingly conscious about liquidity management and efficient use of working capital. तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये ना कहीं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर द कंपनी रिकॉर्डेड एनुअल सेल्स ऑफ 48 लाख, offering its customers a 3-month credit period to encourage bulk orders. Okay. While this has boosted sales, it has also tied up significant fund in debtors. Okay. तो भाई आपको बता रहा है टोटल सेल जो रिकॉर्ड हुई है, जो हमारा सेल्स का अमाउंट है दैट इज 48 लाख रुपीस, और जिसमें हमने 3 मंथ्स का क्रेडिट यानी कि डेटर्स बेटा हमारे 3 मंथ्स के यहां पर आ रहे हैं। ऑन द प्रोडक्शन साइड कंपनी इनकर्स द फॉलोइंग कॉस्ट। मटेरियल है 12 लाख रुपए का, 2 महीने का उधार है। वेजेस है बेटा 1 महीने का। कैश मैन्युफैक्चरिंग इतना 1 मंथ का एरियर है। एडमिन इतना है 1 मंथ है। सेल्स प्रमोशन इतना मंथली इन एडवांस है। तो आपको बेटा सारे खर्चे वगैरह बता दिए अभी। तो फिलहाल पहले देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या, उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना आंसर बनाएंगे। कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। तो बेटा जीपी मार्जिन है। अब अगर आपको ध्यान हो यहां पर आपको कैश मैन्युफैक्चरिंग खर्चे की बने, तो आप यहां से नॉन कैश आइटम निकाल सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो। आगे बेटा, इट ऑल्सो मेंटेन 2 मंथ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड 2 मंथ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू एंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। Further, depreciation is considered part of the cost of production, but since it does not require a cash, management wants to ignore it. बेटा अब बताइए, डेप्रीसिएशन निकल तो सकता है क्योंकि हमारे पास जीपी रेशो गिवन है, बट दोस्तों यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इग्नोर करना है व्हाइल असेसिंग द कैश कॉस्ट बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो भाई अपने को तो कैश कॉस्ट बेसिस लेना है, तो डेप्रीसिएशन वैसे भी इग्नोर करना है, हमें सिर्फ कैश वाली आइटम लेनी है। मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख चाहिए। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा, व्हाट विल बी द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। चलो पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ही पूछा है कैश कॉस्ट बेसिस पर। देखिए बेटा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि हम सबसे पहले अपनी कॉस्ट की स्टेटमेंट बना ले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो कॉस्ट का डेटा अगर हम देखेंगे, हमारे पास सबसे पहले 12 लाख रुपीज का आपका मटेरियल आ गया। देन दोस्तों 9,60,000 रुपीज का हमारा वेजेस आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो मैं इनका टोटल कर लूंगा, मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 21,60,000। देन हम इसमें अपने कैश मैन्युफैक्चरिंग खर्चे जोड़ देते हैं 12 लाख के, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इट विल बिकम आवर कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या आप जीएफसी एनएफसी सीओपी यहां कुछ है नहीं, तो आपके पास ये आता है 33,60,000। ठीक है जी, ये सब कैश वाला है। तो ये हमारा आरएम हो गया, ये वेजेस हो गया, ये प्राइम कॉस्ट है, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये हमारा जीएफसी एनएफसी और सीओपी बेटा सब कुछ हो गया। ठीक है जी, फिर क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी नहीं है, तो यही हमारा सीओजीएस भी बन गया टेक्निकली बेटा, यही हमारा सीओजीएस बन गया। अब उसके अलावा हमारे पास एडमिन के खर्चे हैं आपके पास 3,60,000। हमारे पास बच्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं 1,20,000। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, और वो कैश वाली, क्योंकि इसमें कोई नॉन कैश आइटम नहीं है।
तो 3360 में ये दोनों मैं और ऐड कर देता हूं, दिस इज बिकमिंग 38,40,000 रुपीज। ठीक है, वैसे तो मुझे कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही चाहिए, तो मैं यहीं पर आकर अपने आप को रोक लूंगा भाई, इसके आगे मुझे जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी। अब इसके बाद क्वेश्चन ने बोला था जी आप मुझे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बताओ। बेटा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे सारे के सारे आइटम्स लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं अपनी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन आपके साथ यहां पर प्रिपेयर करूंगा, तो बताइए सबसे पहला रॉ मटेरियल का स्टॉक। एग्जामिनर ने बोला था रॉ मटेरियल हमारा 2 महीने का है और 2 महीने का ही फिनिश गुड्स है। WIP के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो हम भी उसको इग्नोर कर देंगे। तो बेटा रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास हो जाएगा, रॉ मटेरियल है 12 लाख का, आपको चाहिए 2 मंथ्स का। आपके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक, आपके पास फिनिश गुड्स COGS या COP पर वैल्यू हो जाएगा 3360, और ये भी आपका 2 मंथ्स का। तो पहले अगर मैं आपके साथ ये वाला करता हूं, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक इज फॉर 2 लाख, देन दिस इज 3360 इंटू 2/12 करेंगे बेटा, ये आता है 5,60,000 का आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो पहले ये हमारे दो स्टॉक आपके साथ पूरे के पूरे डन। WIP का स्टॉक नहीं है, छोड़ दो। स्टॉक के बाद हमारे पास बारी आती है हमारे डेटर्स की। तो अब मैं बात करता हूं डेटर्स की। तो क्वेश्चन ने हमें बता दिया था डेटर्स को हम 3 मंथ का क्रेडिट देते हैं। अब 3 मंथ का क्रेडिट देते हैं, डेटर्स हमारी टोटल कॉस्ट पर आ जाएंगे, दैट इज 38,40,000 का 3/12 आप करेंगे। तो 3840 इंटू 3/12, ये आते हैं दोस्तों 9,60,000 के हमारे डेटर्स। डेटर्स के बाद हम बात करते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड आप चेक करिए, मटेरियल तो था नहीं, वेजेस लैग पर है, ये भी एरियर्स पर है, ये भी लैग पर है, सेल्स प्रमोशन ओ ये रहे एडवांस। तो भाई 1 महीने का एडवांस है, तो ये एडवांस आपके S&D आ जाएगा प्रीपेड वाले आपके। तो ये हो जाएगा 1,20,000 का 1 मंथ, तो ये 10,000 रुपीज का S&D एडवांस। इसके अलावा बेटा हमारे पास आता है कैश एंड बैंक। तो अगर हम कैश की बात करें, तो हमें बता ही दिया था 1 लाख रुपए का बच्चा कैश है, तो ये तो हमें स्ट्रेट अवे गिवन है। तो अगर मैं इसका टोटल कर लूंगा, वी हैव ग्रॉट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, आप इसको करंट एसेट्स बोल दो, जो बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिए। तो 2 + 5.6 9.6 0.1 और 1, तो ये आता है दोस्तों 18,30,000 रुपीज हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो अब मैं आंसर देख लेता हूं, ये रहा बेटा हमारा 1830 का पहला आंसर आपके पास। सेकंड में कहता है कंपनी वांट्स टू कंप्यूट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस इग्नोरिंग WIP एज्यूमिंग 15% मार्जिन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, व्हाट विल बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आपसे बेटा NWC बोल रहा है और 15% का मार्जिन भी बता रहा है। अब NWC के लिए मुझे अपने क्रेडिटर्स भी निकालने पड़ेंगे, मतलब इसमें से हम अपने खर्चे और जो भी उधार वाले हैं वो माइनस करेंगे। तो मैं उसको बेटा यहां पर आपके साथ कंप्यूट कर देता हूं। अगर हम इस साइड चलेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्रेडिटर्स मटेरियल वाले। तो मटेरियल हमारे पास है बेटा 12 लाख रुपए का, जिस पे हमें उधार मिलेगा 2 महीने का। तो ये 2/12 यानी कि 2 लाख रुपए का ये अमाउंट आ गया। देन क्रेडिटर्स के बाद आपके पास मेनली आता है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे पास है, जो हमारे पास है दोस्तों 960 और 1 महीने के उधार पर। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पास 12 लाख का टोटल है, ये भी 1 महीने के उधार पर हैं, तो ये तो 1 लाख होता है। आउटस्टैंडिंग एडमिन एक्सपेंसेस आपके पास है सर, ये भी 361 मंथ है। आप चाहो तो सबको क्लब करके भी कंबाइन कर सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये तो आता है दोस्तों 30,000, और ये आ जाएगा 12 8 जा 96 80,000। ठीक है जी। अब मैं इन सब का बच्चा टोटल कर लेता हूं, तो ये मेरे पास आ गया मेरी करंट लायबिलिटी। तो यहां से हमारी 2 3 3 80 4,10,000 रुपए की करंट लायबिलिटी आ गई। अब दोस्तों ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पता है, नेट वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास NWC पहले हो जाएगा 1830 माइनस 410। तो भाई अगर मैं करूंगा 1830 410, ये आता है 14,20,000। फिर इसके बाद इसमें 15% का आपको मार्जिन बेटा एड अप करना है। तो भाई इसका 15% मार्जिन जोड़ेंगे तो आता है 2,13,000। तो ये टोटल मिलाकर बनता है 16,33,000। ये मेरा फाइनल वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आ गया।
तो आइए देखते हैं 1633 मैच हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल एकदम परफेक्टली हमारा यहां पर आंसर एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, फिर कहता है एक्सक्लूडिंग द मार्जिन व्हाट इज द करंट रेशो। भाई करंट रेशो कैसे निकलता है? इट्स अ करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स बेटा कितने हैं? ये रहे 1830 और ये विदाउट मार्जिन वाला 410। तो भाई ये आ जाएगा 1830 और 410। तो अगर मैं इसको निकालूंगा ये आता है 4.4634। तो 4.46 वाला इस टू 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ये आपके पास बेटा ये वाला आंसर भी हमारा रेडी हो गया। इसके बाद अगर हम और आगे चले तो अगले पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द क्विक रेशो एक्सक्लूडिंग दिस मार्जिन। अब क्विक रेशो कैसे निकलेगा? सर इट्स अ करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स हमारे पास है 1830। ठीक है जी, इसमें से स्टॉक माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटी 410 है। ये हमारा आंसर स्टॉक। अब देखो बेटा हमें स्टॉक लेना है तो स्टॉक में बेटा सारे के सारे आ जाएंगे, साथ साथ हमारे प्रीपेड भी माइनस होते हैं। हाँ वो रह गया ना एक। तो स्टॉक के साथ साथ हमारे बाबू प्रीपेड भी माइनस होंगे। वी विल डिडक्ट अवर प्रीपेड ऑल्सो। चलो अब हम देखते हैं हमारा स्टॉक और प्रीपेड। अब स्टॉक में बेटा कौन कौन से आ जाएंगे? अगर हम ध्यान से देखें बेटा ये दोनों के दोनों आइटम हमारे स्टॉक बनेंगे 760 का और 10,000 का प्रीपेड। तो 760 और 10 ले लो या 960 और 1 लाख का एडअप कर लो, जैसे अच्छा लगे। तो 760 और 10,000 माइनस करना है। तो हमें माइनस करना है 760 दोनों का स्टॉक और 10,000। तो भाई साहब 1830 760 और 10,000 ये बचेगा 10.6 लाख 4.10 लाख। इसको डिवाइड करके आता है 2.58536। कौन सा आ रहा आंसर? 2.59। ये वाला सेट हो जाएगा बेटा, सी पार्ट हमारा यहां पर आंसर बन जाता है। ठीक है, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन दिस। भाई साहब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? तो भाई अपने पास होता है सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब सेल्स की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो हमारा सेल्स बच्चा कितना होता है? सेल्स आपको क्वेश्चन में बता दिया गया था, इट्स अ 48 लाख। और वर्किंग कैपिटल हमारे पास है बेटा 1420 का। 15% मार्जिन हम इसमें भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि सब में उसने एक्सक्लूड करवाया है। दोनों तरीकों से कॉम्बिनेशन बनाकर देख लेते हैं। तो अपने पास है 48 लाख डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है बेटा 14,20,000 का। 1420 आइए चेक करते हैं। 48/1420 हमारा आंसर आ रहा है 3.38028। तो बेटा ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई? बोलो जी, एवरीवन क्लियर? गॉट इट? चलिए अब ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। ये देखिए बेटा हमने भी पहले अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और स्टेटमेंट बनाया, इन्होंने यहाँ पर सेल्स वेल्स कुछ दिखा दिया, कोई नहीं। ये हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया। ठीक है, हमने भी यही निकाला था 1830 और 1633। ये करंट रेशो आ गया, क्विक एसेट्स आ गया, वर्किंग कैपिटल ये अलग आ रहा है। ये अलग क्यों आ रहा है? अच्छा इन्होंने बेटा सीओजीएस ले लिया, लिखा इन्होंने ऑल दो दोनों है बट लिया इन्होंने सीओजीएस है। मेरे हिसाब से सेल्स लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर ज्यादा बेटर है। ठीक है, हम जनरली स्टॉक वगैरह जब होता है तब सीओजीएस प्रेफर करते हैं, वरना ज्यादातर केस में सेल्स लेते हैं, इसलिए मैंने सेल्स पर निकाला। ऑप्शन गिवन है तो हमने यही ले लिया। अगर ये ना होता तो फिर मैं अपना सीओजीएस वाला कॉन्सेप्ट भी लगाकर देखता, बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा आंसर डायरेक्टली यहां पर मैच हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है प्लीज कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। अब ये हमारे पास नॉर्मल वाले एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। प्रोजेक्ट ए है, बी है, एनपीवी है और आई है। अब ये क्या है? आई का मतलब तो वैसे तो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट एनपीवी इज इक्वल टू पीवी माइनस आई। प्रेजेंट वैल्यू में से आई माइनस करवा रहा है, इसका मतलब बेटा इसका मतलब तो बड़ा ही क्लियर है, हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट है। वेयर पीवी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो, आई इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बेस्ड ऑन द डेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। आइए जरा देखते हैं बेटा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। कहता है पीआई क्राइटेरिया, एनपीवी, पीआई, एनपीवी। देखो बेटा पीआई पीआई और एनपीवी दो बातें हो रही हैं। अब पहले एनपीवी को इवेल्युएट कर लेते हैं क्योंकि वो सीधा सीधा
बी इज रिकमेंडेड बेस्ड ऑन एनपीवी। एनपीवी कहता है भैया सबसे हाईएस्ट वाला होना चाहिए, तो हाईएस्ट वाला तो सी है, तो ये तो बाबू गलत हो गया। ए इज रिकमेंडेड ऑन एनपीवी, ये भी गलत हो गया क्योंकि एनपीवी पर तो सी होना चाहिए। अब बच गया पीआई। अब पीआई निकालने के लिए मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए मेरे पास क्या होता है, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। तो एक तरह से ये मेरा पीवीसीओ गिवन है, मुझे दोस्तों पीवीसीआई निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा सर, एनपीवी में मैं पीवीसीओ ऐड कर दूं तो मेरा पीवीसीआई आ जाएगा, और फाइनली हमारे पास पीआई। तो ये बन जाएगा दोस्तों 75, ये बन जाएगा 125, 175। अब आप कर लीजिए बेटा, 75 डिवाइडेड बाय 60, ये आता है 1.25। फिर अगला हो जाएगा 125 बाय 100, ये आता है 1.25। 175 डिवाइडेड बाय 150, ये आता है 1.17। ठीक है जी, यही आपके आंसर आ गए, बोलो जी। यही आपके पास आंसर आ गए। ये 125 नहीं है, 120 है। मेरे को डाउट हुआ कि दो सेम कैसे आ रहे हैं नालायक। ये 1.20 आता है। ठीक है जी, ये तीन मेरे आंसर निकल कर आ चुके हैं। अब पढ़िए पीआई के बेस पर क्या बोला है। ए इज रिकमेंडेड, भाई अगर मैं पीआई के बेस पर देखूं तो सबसे ज्यादा ए का रेशो है, तो हमें ए को रिकमेंड करना चाहिए, राइट। तो बेटा ए का रिकमेंडेशन ये तो सही है, ये कह रहा है सी रिकमेंडेड, ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही वाला हो गया, दैट्स ऑल। अपने को इसमें इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा सीधा दिमाग लगाया, जो हमारे क्वेश्चन ने हमसे पूछा हमने निकाल दिया। गॉट इट। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला कहता है एज पर एक्सटेंडेड ड्यू पॉइंट एनालिसिस आर ओ ई का कॉन्सेप्ट दे दिया, एनपीएम टीएटीआर एक्स बाय वाई। अब ये क्या क्या बोल रहा है, तो देखो बेटा अगर मैं इसको देखूं, आर ओ ई हमारा सिंपल हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी, आप इसको पैट भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है जी। अब एनपीएम का मतलब क्या बता रहा है, ये रहा रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट तो मार्जिन तो बेटा आपका पैट वाला ही हो गया, तो ये पैट डिवाइडेड बाय सेल्स को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, टीएटीआर इज टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो का मतलब हो गया आपके पास सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब एक्स बाय वाई, सर ये तो ढूंढना है हमें, एक्स बाय वाई क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो बेटा अल्टीमेटली आंसर तो पैट बाय इक्विटी चाहिए। पैट हमें मिल गया, सेल्स सेल्स कैंसिल, ये टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब मेरा आंसर कंप्लीट। तो ये एक्स बाय वाई इज इक्विवेलेंट टू टोटल एसेट्स बाय इक्विटी। तो भाई मेरा करेक्ट आंसर हो गया टोटल एसेट्स बाय इक्विटी। दैट बिकम्स माय आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पर। देखिए क्या कहता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज 5/4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आइए देखिए, बढ़िया पॉइंट है बेटा। अगर मैं देखूं मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशो पहले क्या होता है, इस पे फोकस करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो भाई जिसका कवर निकालना है वो लीजिए, और जिसमें से पे करना है, तो पे करना है ईबीआईटी में से किस चीज को, मुझे इंटरेस्ट को, तो मुझे ये चाहिए। अब मेरा डीएफएल क्या होता है सर, डीएफएल होता है हमारे पास ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो अपन कहेंगे 5/4 इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब मुझे इससे बेटा ये वाले नंबर पे आना है, कैसे आएंगे। 5/4 we can say it's a EBIT divided by EBIT minus interest. So this would give me 5 times of EBIT minus 5 times of interest is equal to 4 times of EBIT. तो अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा ये बचेगा मेरे पास EBIT इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट। भाई ये 4 है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 5 में से 4 गया, बचा 1, ये वाला 5 उधर चला गया। मुझे वैल्यू चाहिए ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट की, तो ये बचेगा 5/1। तो लो जी मेरा आंसर रेडी हो गया है। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, जिसमें समझने का अच्छा पर्सपेक्टिव आपके पास आता है। गॉट इट गाइस, एक आराम से अच्छा वाला क्वेश्चन बेटा, बढ़िया वाला क्वेश्चन आपके पास हो गया। ठीक है, चलो जी अगला आता है बेटा रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन। आइए देखते हैं रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है।
Company, a listed company, is a renowned player in the pharmaceutical sector. Company has availed various credit facilities from X Bank, namely cash credit facility, term loan, working capital, demand loan, BG, LC, सब ले रखा है. Strategic mix of various credit facilities showcase the company's balanced approach to leveraging and risk management. Company has totally 1 lakh equity share of 10 each outstanding. तो इसका मतलब मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 1 लाख इंटू 10, यानी कि 10 लाख का इक्विटी बेटा हमारा कैपिटल हो गया. कंपनी शेयर आर ट्रेडेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. तो यहां से मुझे मेरा मार्केट प्राइस मिल गया 10 रुपए का, 20% जोड़ लो 12 रुपए का मार्केट प्राइस हो गया. Company's capital yield a healthy return, indicative of operational efficiency, competitiveness. However, it operates in a high tax environment with a tax rate of 50%, which significantly impacts net earning and available reinvestment capital. तो जनरल बातें अभी तक बोल रहा है. आगे, at the beginning of the year 24-25, the company went in for reorganization of capital with share capital remaining the same. अब देखो बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में करा था जिसमें हम पूरी बैलेंस शीट आपके साथ बनाते हैं. स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. यहां पर कह रहा है कंपनी रीऑर्गेनाइज हो रही है, शेयर कैपिटल हमारी सेम है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, पॉइंटर सेम है. तो शेयर कैपिटल सेम है, जो हमारे पास 10 लाख है. तो इसका मतलब हमारी टोटल लाइबिलिटी बेटा कितनी हो जाएगी? तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 40% वुड बिकम द टोटल लाइबिलिटी. तो आपके पास टोटल लाइबिलिटी होती है 25 लाख. अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% है, तो 25 लाख का 10% मतलब 2.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर हो गए. ये बेटा 25 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 लाख का 15%, 3,75,000 का ये आ गया. फिर 2.5 लाख का बेटा ये वाला नंबर आ गया, और ये करंट लाइबिलिटी आपके पास आ गई 6,25,000, और शेयर कैपिटल है हमारा 10 लाख. ठीक है जी, ये हमारे पास है बच्चा 10 लाख. तो अब मेरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड तो यहां पर रेडी हो चुकी है. आगे, टर्म लोन इज रीपेबल इन 5 इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2025. तो अगले साल से हमारा टर्म लोन रीपे होगा. तो अब टर्म लोन है बेटा 2.5 लाख का, 5 इंस्टॉलमेंट में जाना है, मतलब एक साल की इंस्टॉलमेंट हो गई 50,000. तो यहां पर इंस्टॉलमेंट मेरी बन गई दोस्तों 50,000. 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 5. ठीक है जी. Since the first installment is not yet paid as part of periodic review by the bank in order to ensure compliance with their internal regulatory requirement, bank requested the company to furnish a financial soundness report duly certified by a chartered accountant or auditor. Report should inter alia covers various ratios. अब आपको तो बेटा इस क्वेश्चन में रेशियोज पे फोकस करना है. अब यहां बुद्धि ये लगानी है कि आपको कौन कौन सी रेशियोज निकालनी है. एस्टिमेट वेदर द बिजनेस कैन पे शॉर्ट टर्म डेट. क्या हमारा बिजनेस शॉर्ट टर्म डेट पे कर सकता है? तो बेटा शॉर्ट टर्म डेट के लिए आपको कौन सी रेशियो चाहिए? मेनली आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको मेनली चाहिए बेटा आपकी करंट रेशियो, राइट. शॉर्ट टर्म डेट के लिए प्राइमरीली यू रिक्वायर योर करंट रेशियो. सबसे पहले तो आपको करंट रेशियो चाहिए. फिर कहता है मेजर्स द एबिलिटी टू मीट करंट डेट. बेटा करंट डेट के लिए आप क्विक रेशियो देखते हो या लिक्विड रेशियो देखते हो इमीडिएट पेमेंट के लिए. Next, measure the ability to meet the commitment of various debt services, interest installment सब कुछ पे हो जाए. तो इसके लिए आपको DSCR चाहिए होगा, डेट सर्विस कवरेज रेशो. Measures the ability of business to meet the interest obligation. इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन के लिए बेटा आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी इंटरेस्ट का पे कर पा रही है, कितना कवर अवेलेबल है. मेजर द एबिलिटी टू पे द प्रेफरेंस डिविडेंड. तो यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो आपके पास आ जाएगा. लो जी, ये भी आपके पास आ गया. शो हाउ मेनी टाइम्स द कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर्स ऑल फिक्स्ड फाइनेंसिंग चार्जेस. बताइए बेटा यहां पर आपकी कौन सी रेशो आ जाएगी? यहां पर आपकी फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशो. आपको डीएससीआर में 2 पॉइंट लिखवाए थे, एक डीएससीआर और एक फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो. तो यहां पर वो दूसरी वाली निकलेगी बेटा फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो. चलो अब देखो, इस बार इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन डाला है ये बहुत बढ़िया डाला. अब जो बच्चा सिर्फ आज से पहले फॉर्मूले रटता था, समझता नहीं था,
उनके लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि भाई यहां पे कौन सा रेशो लगेगा। तो भाई इंस्टीट्यूट आपसे क्लियर क्लियर बोल रहा है, लॉजिक से काम कर बंधु, बिना रट्टे, सिर्फ रट्टे से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको चीजों को बेटा समझना तो पड़ेगा ही। तो यहां पर वो आपको मजबूर कर रहा है कि भाई चीजों को समझ के करना है, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला है गुरु। चलो आगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आज द स्टैच्यूटरी ऑडिटर टू प्रिपेयर अ रिप्लाई कोटिंग द प्रॉपर रेशो दैट कवर्ड इशू। हमने सारे रेशो मार्क कर लिए हैं। अब आपको ये फॉर्मेट देना है, इशू बताना है, रेशो बताना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसका रेंज और ये सब चीजें आपको बतानी है। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन तो हमें ये सारी रेशोज इसके अंदर फिट करनी पड़ेंगी। कहता है क्लोजिंग एफए आफ्टर प्रोवाइडिंग 20% डेप्रिसिएशन कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द टोटल एसेट्स। तो बताइए बेटा मेरे एफए कितने हो जाएंगे। सर टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी के बराबर होगा, तो 40 लाख का 60% यानी कि 24 लाख हो गया। अब ये बिफोर डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालना चाहूं, निकालना तो निकाल लो, वैसे तो कोई ऐसी जरूरत दिख नहीं रही है मुझे, क्योंकि बैलेंस शीट तो बेटा बनानी नहीं है फिलहाल अभी। बट फिर भी वो हम चलो बाद में निकाल लेंगे जरूरत पड़ी तो। अगर निकालना है तो बेटा इसको डिवाइडेड बाय 80% कर दो, क्योंकि ये आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा तो बिफोर डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। करंट एसेट्स कंप्राइजेस इन्वेंट्रीज, एडवांस टैक्स, प्रीपेड एंड रिसीवेबल्स। तो अगर मैं यहां पर चलूं तो मेरे करंट एसेट्स हो गए 40 लाख माइनस 24 लाख इज इक्वल टू 16 लाख। कहता है इसमें रिसीवेबल्स 1/5 ऑफ द करंट एसेट्स टू सेल्स रेशियो रिवील्ड द क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ। अब दोस्तों यहां से आपके रिसीवेबल्स आपको बता दिए, तो इसमें से आपके रिसीवेबल्स कितने हो गए। सर 16 लाख का 1/5 आपको बता दिया, 1/5 ऑफ द करंट एसेट्स। तो आपके पास आ गए 320। तो बाकी के जो अदर बच गए वो कितने, 16 माइनस 320, आपके पास आते हैं बच्चा 12,80,000, क्योंकि मुझे करंट एसेट्स वगैरह का सॉरी क्विक रेशो निकालना है। इन्वेंट्रीज है, एडवांस टैक्स है, प्रीपेड है, रिसीवेबल्स है। तो बेटा ये सारे अदर वाले जो हैं ये हमारे क्विक एसेट्स में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें स्टॉक है, एडवांस टैक्स है, प्रीपेड है, जो आपका एडवांस में पे कर चुके हो या आपका स्टॉक है, तो ये क्विक एसेट्स में नहीं आएंगे। कहता है इससे हमें पता चला क्रेडिट पीरियड 2 महीने है। तो बेटा रिसीवेबल पता है, क्रेडिट पीरियड पता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हमारा सेल्स निकल जाएगा। ये 3,20,000 2 महीने की सेल्स के बराबर है। तो 320 इंटू 6 कर ले तो 19,20,000 रुपए की हमारी सेल्स की वैल्यू आ गई। कहता है देयर वर नो कैश सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% है। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोले तो ईबीआईटी 15% है। तो ईबीआईटी हो जाएगा 1920 का 15%। तो हमारा ईबीआईटी आता है 2,88,000। कहता है फाइंड आउट द रेशो दैट इंडिकेट कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो यहां पर आपको एक एडिशनल बता दिया, डेट इक्विटी रेशो भी निकालो भाई साहब। क्वेश्चन बोल रहा है मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिट जनरेटेड फॉर ईच शेयर इन एग्जिस्टेंट। तो आपको बेटा यहां पर ईपीएस निकालना पड़ेगा हर शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इंडिकेट मार्केट रिस्पॉन्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ जरा। इंडिकेट मार्केट रिस्पॉन्स ऑफ द इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट। तो इक्विटी शेयर के इन्वेस्टमेंट के लिए आप बेटा यहां पर आप पीई रेशो निकाल सकते हो अपने लिए। ठीक है जी, कि मार्केट शेयर, मार्केट प्राइस और आपका इन्वेस्टमेंट का क्या रिश्ता चल रहा है, ईपीएस और आपका। ठीक है, या फिर आप यहां पर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का रेशो भी कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर आएगा मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू का। एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर अबाउट द अर्निंग्स। तो यहां पर आप अपना पीई रेशो यूज कर लो, क्योंकि यहां अगले पार्ट में भी बोला है। तो पिछले वाले में मार्केट वैल्यू के बारे में बात कर रहा है कि मार्केट का रिस्पॉन्स आपकी बुक वैल्यू। तो अब देखो बेटा ये सारी की सारी रेशो अपन को निकालनी है जो हमने अब आपके साथ बोली है। एक एक करके मैं आपके साथ ये सारी की सारी रेशोज निकलवाता हूं। तो अब मैं इस टेबल को आपके साथ फिल करने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास है करंट रेशो, न्यूमरेटर में आएगा करंट एसेट्स, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी। करंट रेशो की अगर हम बात करें तो इसका 2:1 का होता है। कंपनी का रेशो कितना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज देख लीजिए।
करंट एसेट्स हमारे पास है 16 लाख के और करंट लायबिलिटी है 6,25,000। तो बाबू ये हो जाएगा 16/625। ये हमारे पास आता है 16/625। हमारा रेशो 2.56 आ रहा है। तो कंपनी का रेशो अभी आ रहा है 2.56 एज कंपेयर्ड टू द रेंज ऑफ 2:1। पहले ये वाला मुद्दा समझ में आया। अपना जो रेशो है वो आ रहा है 2.56 एज कंपेयर टू दिस। अब देखो बेटा, हमारे पास करंट लायबिलिटीज ये रही 625 की और हमारे पास करंट एसेट्स आपके पास है 16 लाख के। तो 16 डिवाइडेड बाय 625 2.56। अब आप मुझे बताइए, आपके पास आइडियल है 2:1 जो आपका होना चाहिए, आपके पास आ रहा है 2.56। तो क्या है ये, एडवर्स है या फेवरेबल है? सोचो जरा सोचो। हाँ जी बेटा, तो ये यहां पर हमारे पास कैलकुलेशन बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। एडवर्स या फेवरेबल, क्या लगता है? क्या लगता है मेरे दोस्त? सर होना चाहिए 2:1, आपके पास आ रहा है 2.56, थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप कह सकते हो बेटर है, इससे कम होना थोड़ा नुकसानदायक होता। तो अभी हम लिख देते हैं इसको फेवरेबल। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सिमिलरली हमें सारी रेशोज करनी है, पहले करंट रेशो, क्विक रेशो एंड सो ऑन। अब देखो, अगर हम देखें तो यहां पर अगला हमें चाहिए क्विक रेशो, उसके लिए करंट लायबिलिटी तो ये रहा, ठीक है, और क्विक एसेट्स का ये रहा। अच्छा देखो, मैंने गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी सर आपने? बेटा ये वाला सारा पार्ट गलत हो गया। सर क्यों? अरे मेरे गुरु, टोटल लायबिलिटी थी 25, मैंने गलती से ले ली बेटा 40। ओहो सर, चलो कोई नहीं, ठीक कर दो सर। अब ये वाला बेटा हमें सारा पार्ट थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें हमारे आंसर्स बदल जाएंगे। कोई नहीं सर, आप कर दो, हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, मेरे पास है बेटा यहाँ पर 25 लाख, तो 25 लाख का 60% करेंगे दोस्तों 15 लाख। 25 लाख में से 15 लाख गया, बचेगा 10 लाख। 10 लाख का 1/5 करेंगे 2 लाख, तो ये बचेगा बेटा 10 माइनस 2 लाख 8 लाख। फिर ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, 12 लाख की सेल, 12 लाख का 15%, 12 लाख का 15% आता है 180, ठीक है। तो अब मेरे करंट एसेट्स हो गए हैं 10 लाख, मैंने यहाँ लिखे थे 16। तो 10 डिवाइडेड बाय 625, ये आ गया 1.6। 1.6। अब ये बेटा कम आ गया तो कम आ गया, तो मेरे लिए क्या बन गया, एडवर्स, ठीक है जी। अब ये मैंने पहले करंट रेशो निकाला, अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्विक रेशो की। तो क्विक रेशो हमारे पास हो जाएगा क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटीज, बेस्ट आपके पास होना चाहिए 1:1। दैट शुड बी द बेस्ट रेंज जो आपके पास एप्लीकेबल है। अब ये रेंज तो हमारे पास है, अब रेशो कैसे निकलेगा? तो क्विक एसेट्स में जैसा मैंने बोला था, हमें सिर्फ डेटर्स ही लेने हैं बेटा, इसमें सारे प्रीपेड इन्वेंटरीज और एडवांस है। तो हमारे लिए यही क्विक एसेट्स हो गए 2 लाख के। तो अपने पास हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय हमारा 625। तो 2 डिवाइडेड बाय 625 अपने पास आता है 0.32। बताइए, 1 से कम हो गया तो ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गया दोस्तों हमारा एक और एडवर्स सिचुएशन। लो जी, ये हमारा क्विक रेशो भी कंप्लीट हुआ। अब क्विक रेशो के बाद हमने अगला निकालना है हमारा डीएससीआर, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशो। चलिए दोस्तों, डीएससीआर की जरा बातें करते हैं। अब डेट सर्विस कवरेज रेशो में था अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस, अर्निंग फॉर डेट, है ना, जो भी हमारे पास था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। तो आपका जो इंटरेस्ट है प्लस उसका जो इंस्टॉलमेंट है, ये दोनों के दोनों नंबर बच्चा आपके पास यहां पर एड अप होंगे। अब डीएससीआर का जो आइडियल रेशो होता है वो होता है 2:1, कि भाई आपका 2 टाइम्स होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा कितना बन रहा है। अब देखो, इसके लिए थोड़ा सा तो दिमाग आपको मेरे साथ लगाना पड़ेगा। सर कैसे लगाएं? मैंने कहा आइए जरा अब हम इस रेशो को आपके साथ इसके बेसिक नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करना है पहले उस पर फोकस करते हैं, राइट। तो दोस्तों अब देखिए, आपके पास सबसे पहले आपको चाहिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी फॉर डेट, सॉरी, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट कैसे निकल जाएगा? तो दोस्तों अगर हम अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट में कहा निकालूं, मैं जगह ढूंढ रहा हूं आपके लिए, चलो यही निकाल देते हैं बेटा साइड में, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट की अगर मैं आपके साथ यहां पर दोस्तों बात करूं, तो सबसे पहले मुझे चाहिए होता है पैट, उसमें मैं जोड़ता हूं इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। तो अपने पास नॉन कैश में डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
तो अपने को चाहिए सबसे पहले पैट और फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। अब पैट के लिए हमारे पास प्रॉफिट में क्या गिवन है, तो प्रॉफिट में दोस्तों हमें गिवन है हमारा ईबीआईटी 1,80,000 रुपए का, हमें तो सिर्फ ये ईबीआईटी गिवन है। तो भाई साहब अब इसी से हमें अपनी गेम शुरू करनी पड़ेगी, मैं यहां पर कर लेता हूं। तो हमने ईबीआईटी निकाला था हमारा 1,80,000 का, इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है देखिए बेटा, आपके पास 15% का लोन है, ठीक है, 15% 2.5 लाख का आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, 250 का 15%, यानी कि 37,500 का। तो आपके पास बच गया दोस्तों आपका ईबीटी, जो आपके पास आता है 180,000, 37,500, आपके पास बचा 142,500। फिर इसमें से टैक्स माइनस हो जाएगा, जो क्वेश्चन ने बोला था 50% का टैक्स है, तो भाई 50% का टैक्स लगाएंगे। तो 50% अगर मैं करूंगा, दिस इज 71,250, तो आपके पास आ गया पैट, आ गया आपके पास 71,250। ठीक है जी। तो अब बताइए अर्निंग फॉर डेट कितना। तो दोस्तों एक तो हमारे को सबसे पहले पैट लेना है, इसमें इंटरेस्ट एडबैक होता है और नॉन कैश आइटम एडबैक होती है। तो नॉन कैश आइटम की अगर हम बात करें तो नॉन कैश में बेटा हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। अब यहां से हमें डेप्रिसिएशन निकालना ही पड़ेगा, मैं पहले अवॉइड करवा रहा था। तो भाई यहां से अगर मैं अपना डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो पहले निकाल लेते हैं, चलो एफ ए बिफोर डेप्रिसिएशन। तो बिफोर डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 15 लाख इज रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वैल्यू। तो आपके पास आता है 1875, तो देयरफॉर हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा बेटा 3,75,000, तभी हमारा नेट आपके पास 15 लाख बचेगा। अब 375 का जो डेप्रिसिएशन है वो हमें अपने पास यहां पर एड बैक करना पड़ेगा 3,75,000। तो मेरे पास आता है 71,250, 37,500, 375, ये आ गया दोस्तों 483,750। अब अगर मैं इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा तो कितना, 37,500 का इंटरेस्ट है और हमारी इंस्टॉलमेंट बेटा हमने देख लिया था 50,000 है। तो भाई हमारा जो ये टोटल बनता है 87,500। तो अब मैं अपना यहां से डीएससीआर आराम से निकाल सकता हूं, विच वुड बिकम कितना बच्चा, विच वुड बिकम दोनों का डिवीजन। तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 87,500 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 4,83,750 डिवाइडेड बाय 87,500। तो बेटा अगर मैं डिवाइड करता हूं, दिस इज 5.53, तो ये आपका अगेन फेवरेबल हो गया। आपको मिनिमम 2:1 चाहिए था या 2 चाहिए था, हमारा उससे ज्यादा आ रहा है, तो इट्स अ बेनिफिशियल सिचुएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद दोस्तों हमें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो लीजिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो यहां पर हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब इसका बेस्ट क्या होता है भाई, इंटरेस्ट का कवरेज, प्रेफरेंस का कवरेज, किसी भी चीज का कवरेज मोर देन 1 होना चाहिए। भाई आप कम से कम उतना तो कमा रहे हो ना, तो भाई जनरली हम बोलते हैं ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब ईबीआईटी बच्चा हमारे पास है कितना, तो ईबीआईटी हमारे पास ऑलरेडी हम यहां निकाल चुके हैं 1,80,000, आपके पास है 37,500 का इंटरेस्ट। तो 1,80,000, 37,500, 4.8 आ रहा है, तो यानी कि ये भी आपका फेवरेबल वाला सिचुएशन यहां पर आपका रेडी हो गया। लो जी इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी अब हमारा यहां डन हो गया। अगला रेशो जो हमें निकालना था प्रेफरेंस डिविडेंड का कवरेज रेशो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड में बेटा आपके पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स या पैट डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी मोर देन 1। अब पैट भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज कहां गया, ये रहा। पैट निकाला था 71,250, तो बेटा ये हो गया 71,250। प्रेफरेंस डिविडेंड की अगर बात करें तो भाई प्रेफरेंस डिविडेंड ये रहा, 12% वाला 2.5 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड बन जाएगा। तो 2,50,000 का 12% अगर हम करेंगे बेटा 30,000 का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड भी आता है। तो लेट्स डू दिस, 71,250, 30,000, 2.375। तो भाई ये भी आपके पास फेवरेबल आ गया। लो जी ये हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड का कवरेज रेशो भी डन। इसके बाद दोस्तों हमारे पास कौन सा आएगा, इसके बाद हमसे बोला था ये फिक्स्ड चार्ज का कवरेज रेशो। आ जाओ जी,
फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो। तो अब इसके लिए हम कहते थे ईबीआईटी प्लस नॉन कैश, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो ये हो जाएगा ईबीआईटी में आप जोड़ोगे डेप्रिसिएशन, और डिनोमिनेटर में सिंपल हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट जो आपके पास रहता है। ये भी बेटा 1 से ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए बढ़िया। अब ईबीआईटी हमने निकाला है 1,80,000 का जो हमारे पास है, इसमें 375 का इंटरेस्ट जोड़ दें तो 5,55,000 डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर इज 87,500। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा दिस इज कमिंग आउट टू बी 6.343, ठीक है, 34285 आ रहा है, तो यही कर लेते, ये भी आपका फेवरेबल आ गया। चलो जी, ये वाला डेटा भी हमारा कंप्लीट। अब अगर हम देखें जो बैंक के 6 पॉइंट थे वो तो हमने बेटा यहां पर कर दिया 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा हमसे एग्जामिनर ने कुछ और डेटा भी निकलवाया, वो कह रहा है भाई छोड़ूंगा नहीं, तो यहां पर निकलवाया डेट इक्विटी, ईपीएस, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, पीई, ये 4 कैलकुलेशन आपसे और करवानी। तो चलिए बेटा निकाल लेते हैं पहले डेट इक्विटी रेशो। अब मैं अगर यहां पर बात करूंगा डेट इक्विटी रेशो, तो बताइए बेटा डेट इक्विटी रेशो क्या हो जाएगा? इट्स अ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो अगर हम यहां पर देखेंगे डेट इक्विटी रेशो को, तो डेट इक्विटी रेशो में डेट आपका कितना हो जाएगा? तो अगर मैं डेट को देखूं, डेट है बेटा 2.5 लाख। इक्विटी, इक्विटी मतलब सर, इक्विटी मतलब सारे के सारे यहाँ पर शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में हमारे पास शेयर कैपिटल आ गया, ये प्रेफरेंस भी आ गया, अदर शेयर होल्डर फंड ये सारे आ गए। तो 10 प्लस 2.5 प्लस 3.75 आपके पास आता है बेटा 1625 वर्सेस 2.5 लाख। तो आपके पास हो गया 2.5 लाख वर्सेस 1625। तो भाई अगर मैं निकालूंगा दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.1538 या 154 कर लो। तो बेटा इसको भी हम कह सकते हैं फेवरेबल। वैसे इसमें करना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन ने इस टेबल में नहीं निकलवाए थे, ऑल्दो मैं इसी में परफॉर्मा में डाल रहा हूं। तो इसके लिए कुछ ऐसा पूछा नहीं था, जनरल पॉइंट थे ये। ईपीएस आपसे पूछा है तो ईपीएस मैं यहीं पर डायरेक्ट ही निकाल देता हूं, ठीक है। तो आपका ईपीएस क्या हो जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब देखो पैट हमने निकाला था 71,250। पैट था 71,250, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस, प्रेफरेंस डिविडेंड है बेटा 30,000 का, हमने यहां पर यूज करा था ये, डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो है हमारे 1 लाख जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने बोला था। तो अब मैं यहां से अगर नंबर निकालूंगा तो हमारे पास आता है 0.4125, ये भी डन। फिर आपको बोला था मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू का रेशो, तो एमवी और बीवी का रेशो, तो एमवी अपॉन बीवी। एमवी कितना था? एमवी था बेटा 12 रुपए का शेयर है, 1 लाख, 12 लाख की मार्केट वैल्यू हो गई। और बुक वैल्यू बेटा, बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो बुक वैल्यू में हमारे पास अब इक्विटी का लेना है, तो ये एक 10 लाख आ जाएगा और ये 375, 13,75,000 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 1375 अपने पास आता है दोस्तों 0.873 राउंड ऑफ। फिर हमारे पास लास्ट रह गया हमारा पीई रेशो जो हो जाएगा एमपीएस अपॉन में ईपीएस। तो एमपीएस है बेटा हमारा 12, ये है 0.4125, तो हमारे पास आ गया 12.4125। तो इट इज 29.09। लो जी, अब हमारा ये पूरा का पूरा रेशो वाला पार्ट डन हो गया। तो जितनी क्वेश्चन ने रेशो पूछी थी वो हो गई। अगर मैं इस क्वेश्चन में नए पार्ट की बात करूं तो नया पार्ट बेटा यही है हमारे पास कि भाई यहां डायरेक्टली रेशो का नाम ना देकर आपसे कॉन्सेप्ट यूज करवा रहा है कि बताओ जी आपके पास कौन सी रेशो यहां पर दोस्तों एप्लीकेबल होगी। तो उसका कॉन्सेप्ट आपको लिख दिया है जिसके बेसिस पर आपको अपने आप से जज करना है कि यहां पर कौन सी रेशो एप्लीकेबल होगी। गॉट इट? था ना बढ़िया क्वेश्चन? देखो रटने वाले से काम नहीं चलेगा, मैंने हमेशा बोला है चीजों को समझना है, जो हमारा टारगेट भी होता है हमारी क्लास में। हम हर बार आपके साथ एक एक चीज, हम 2 ढाई क्लास तो सिर्फ रेशो के कॉन्सेप्ट ही लिखते रहते हैं, आपको याद होगा है ना। हाँ सर, बात तो ठीक है आपकी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, देखते हैं ये क्या कहता है हमसे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज ऑन दिस इज एज अंडर, ये डेटा दे दिया, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिटेन्ड अर्निंग, कन्वर्टिबल डिवेंचर, टर्म लोन, टोटल, एडिशनल।
Company issued convertible debentures, 100 each on itna with a maturity period of 6. At maturity, debenture holder will have an option to convert the debenture into equity 1:4. Market price 25 on itna, growth rate itna. Okay, ठीक है. Preference stock redeemable after 8 years at par, currently selling at itna. Default risk on 10-year government of industry is itna. Average market premium is itna. Beta is itna. Okay. कॉर्पोरेट टैक्स रेट कैलकुलेट. चलिए बेटा एक एक करके अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. पहले कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट निकाल दो. तो ये तो बेटा बहुत ही आसान है हमारे लिए. यहां पर हमें सी पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है जिसमें सीएपीएम लग रहा है. तो सीएपीएम लगाएंगे तो के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ जो है 6 प्लस. अब यहां पर देखिए मार्केट रिस्क प्रीमियम गिवन है, यानी कि आर एम माइनस आर एफ है बेटा. रिस्क प्रीमियम गिवन है, आर एम माइनस आर एफ गिवन है, तो डायरेक्टली 8 है और बीटा से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर. तो 8 इंटू 1.54 प्लस 6 ये आ गया दोस्तों 18.32%. काम खत्म. रिटेन्ड अर्निंग यहां पर कुछ भी आपका कुछ और नहीं है तो के ई के आर के बराबर हो जाएगा 18.32. काम खत्म. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो ये रहा बेटा प्रेफरेंस शेयर, ये रिडीमेबल वाला है. तो यहां पर हम रिडीमेबल वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ लगा देते हैं. तो पहले अगर हम पीडी की बात करेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड है बच्चा हमारा 15%, 100 रुपए का. तो 15 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया. वापस कितने करने हैं, वापस करने हैं 100 रुपए. आज चल रहा है 150 रुपए, कोई फ्लोटेशन वगैरह है नहीं. और कितने ईयर्स में है बेटा, 8 ईयर्स में. होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर हो जाएगा. तो अगर मैं करूंगा इट्स 100 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 15. न्यूमरेटर आता है 8.75, डिनोमिनेटर आपके पास हो जाएगा 125 का. तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा ये आता है बेटा 7%. तो प्रेफरेंस शेयर हमारे पास आ गया 7% का. लो जी, ये हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी आपके साथ बच्चा डन हो गया. फिर कहता है कन्वर्टिबल डिबेंचर का. अब कन्वर्टिबल डिबेंचर के केस में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. ये पास्ट क्वेश्चन जैसा है, पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन. कन्वर्टिबल डिबेंचर की बात करें तो सबसे पहले हमें आरवी निकालना पड़ेगा, दैट इज द रिडीमेबल वैल्यू. अगर मैं रिडीमेबल वैल्यू की बात करूंगा तो रिडीमेबल वैल्यू बेटा यहां पर कैसे. अब रिडीमेबल वैल्यू के लिए मुझे चाहिए होगा प्राइस आफ्टर द वैल्यू, 6 साल बाद कितने मिलेंगे. अगर हम यहां पर रिडीमेबल वैल्यू की बात करें तो रिडीमेबल वैल्यू हायर हो जाएगा दो चीजों का. पहला कैश ले लो, कैश मिलेगा तो मेचोरिटी पर भी 100 रुपए ही मिलेंगे बेटा. यहां पर कुछ बोला नहीं है तो फेस वैल्यू पर ही कन्वर्ट. या फिर आपको मिलेगा इक्विटी. इक्विटी कितने का मिलेगा, 4 शेयर मिलेंगे. आज एक की वैल्यू 25 रुपए है. ये 25 रुपए आज है, 1.06 पर ये ग्रो करेगा कितने साल तक, 6 साल तक. तो ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी 1.06 इंटू 2 3 4 5 6 इंटू 25 इंटू 4. तो वैल्यू लगभग आ रही है बेटा हमारे पास 141.85. ठीक है. ये 2000, अच्छा 2023 को करे थे 6 साल. देखो यहां पर ये क्वेश्चन ने डेट में पंगा डाल दिया. 2023 है, 6 साल है, हम अभी 2024 पर है. तो बेटा ग्रोथ अब आपका 5 साल का बचेगा. 1.06 2 3 4 5 इंटू 25 इंटू 4, ये आता है लगभग 133.82. ठीक है जी. तो ऑब्वियसली हमारी आरवी हो जाएगी 133.82. अब कुछ बोला नहीं है तो हमारा के डी कैसे निकल जाएगा, इंटरेस्ट. तो 13 रुपीज 13%, 100 रुपए का. इस पर बाबू टैक्स का एडजस्टमेंट, टैक्स कितना गिवन है यहाँ पर, टैक्स कहाँ है क्या टैक्स, ये रहा 25% का कॉर्पोरेट टैक्स है. तो 0.25 का एडजस्टमेंट. वापस तो वापस अब करने हैं कितने, वापस करने हैं 133.82. आज कितने मिल रहे हैं बेटा, हमने 100 रुपए का इशू करा था तो 100 रुपए का वैल्यू. और अब कितने साल बचे हैं, अब बचे हैं दोस्तों 5 साल. तो ओपनिंग प्लस 133.82 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर. तो 13 इंटू 0.75 फिर 133.82 माइनस 100/5, ये टोटल आ गया 16.514 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 116.91, 16.514, ये आता है 14.13% अप्रोक्सीमेटली. ठीक है जी. ये वाला मैटर अब हमारा बच्चा सॉर्टेड हो गया.
तो हमारा 14.13 आंसर आ गया के डी का 14.13। फिर हम टर्म लोन की बात कर लेते हैं। अगर हम टर्म लोन की बात करें तो ये तो सीधा सीधा 20 लाख है, 11% है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 11% में सिर्फ टैक्स ही एडजस्ट होना है। तो 11 में टैक्स एडजस्ट करा, ये 8.25 है। आप बाकी पूरा भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब ये वाले क्वेश्चन हो गए, पहले इन दोनों के आंसर चेक कर लेते हैं। ये तो हमने कर लिया था। सेकंड ये एमसीक्यू वगैरह हो गए थे, रेशो का क्वेश्चन था। ये देखिए बेटा 1.6 हमने भी ऐसे ही निकाले थे, एक बार वेरीफाई करवा रहा हूँ जस्ट। 1.6.32, फिर 6.1 4.8 6.1 4.8। ये गड़बड़ आ रहा है, डीएससीआर है ना, कुछ तो गड़बड़ करा इन्होंने। डीएससीआर कहाँ निकाला है इन्होंने? ये तो इन्होंने नॉर्मल रखा है डीएससीआर। ये रहा कुछ अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट पैट प्लस इंटरेस्ट। देखो बेटा, इन्होंने पैट प्लस इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन में इंस्टॉलमेंट और जोड़ लिया, ये मेरे हिसाब से नहीं जोड़ना चाहिए था। तो हम ये नहीं जोड़ेंगे, यही फर्क आ रहा है, हमारा न्यूमरेटर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 533,750 है, हमने न्यूमरेटर लिया है 483, वही 50,000 रुपए का फर्क है। तो क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो बाद में कैश फ्लो में से एडजस्ट होती है, तो मेरे हिसाब से वो नहीं आना चाहिए था। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। फिर 2.375 6.3, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। 2.3 6.34, देन है 0.154 0.4125 0.154 0.4125 0.87, ठीक है। बाकी सब तो ओके है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी देख लेते हैं हमारे आंसर फाइनली एक बार। ये देखो 18.32 मैच हो गया 7, 18.32 7, 1413 1832, 1413 1832 8.25, परफेक्ट। लो जी, ये वाले सारे आंसर बच्चा हमारे पूरे के पूरे अब आपके टैली होते हैं। आइए जी, कैपिटल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं फटाफट से, क्या कहता है आपके साथ। कंपनी इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 25 लाख एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21। तो देखिए बेटा, हमें मार्केट वैल्यू पता है, हमें इक्विटी फाइनेंस्ड है सारी की सारी, मतलब वैल्यू ऑफ डेट एट प्रेजेंट 0 है और इक्विटी का कॉस्ट है, तो के ई यू के ओ के बराबर हो गया। तो अगर मैं यहां से देखूं तो वी कैन से, यहां से दोस्तों हमारे पास क्या निकल जाएगा, वी कैन से 25 लाख इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के ई यू हो गया। यानी कि ये आपके पास, सॉरी ईबीआईटी अभी नहीं लिखते, देख लेते टैक्स है या नहीं है, अभी रुक जाते हैं। कंपनी वांट्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर वर्थ इतना बाय इशूइंग एंड रेजिंग 15% डेट फॉर द सेम अमाउंट। पास्ट क्वेश्चन है, ये भी पहले भी कर चुके हैं। रेट ऑफ टैक्स दे दिया, तो मतलब ये आफ्टर टैक्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग अप्लाइंग एमएम विद टैक्सेस रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस। चलिए पहले बेटा एग्जिस्टिंग हम निकाल लेते हैं, ताकि हमारे पास सिचुएशन बन जाए। वैसे तो हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, पहला पार्ट तो हम वैसे ही कर लेते हैं। ये अनलीवर्ड की वैल्यू, फिर आपने 5 लाख का टैक्स दिया, उसका 30% आपके पास बेनिफिट। तो 5 लाख का 30% प्लस 25 लाख, आपके पास आ गया बेटा 26.5 लाख। बात खत्म हो गया पहला तो। फिर अगर मैं आपके साथ कहूं आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए पहले मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास कितना सर, 26,50,000 में से 5 लाख का ये माइनस कर दो, तो 21,50,000 आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अब मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास है 25 लाख इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 21%। तो यहां से मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स बेटा सबसे पहले निकल जाएगा। तो 25 लाख का 21% करेंगे तो हमारे पास आता है 5,25,000। दिस बिकम्स द वैल्यू बेटा। सबसे पहले हमारे पास आता है 525, जो एट प्रेजेंट वाला अर्निंग आफ्टर टैक्स है। तो मैं इससे ईबीआईटी निकाल सकता हूं, दैट इज 5,25,000 ईबीटी हो जाएगा, सॉरी। तो हमारा जो ईबीटी आएगा 525, ये 30% टैक्स के बाद है तो 70% है। तो डिवाइडेड बाय 70% ये आता है दोस्तों 7.5 लाख। अब मेरे को चाहिए आफ्टर द बायबैक, तो आफ्टर द बायबैक, अब ये ईबीटी बोलो या ईबीआईटी बोलो, बिफोर बायबैक तो दोनों सेम है। आफ्टर बायबैक क्या हो जाएगा, आफ्टर बायबैक 7.5 लाख में से पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, इंटरेस्ट होगा 5 लाख का बेटा 15%, ये बन गया ईबीटी। फिर इस पर लगेगा टैक्स 25 पर 30% का,
ये बन गया EAT और डिवाइडेड बाय हमारे पास इक्विटी है 21,50,000, दैट बिकम्स द आंसर। तो से ये हो जाएगा 5 लाख का 15% माइनस प्लस 7.5 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 21.5%, ये आता है 21.976%। आप 98 बोल लीजिए, 976 बोल दीजिए, जो आपको बोलना है आप बोल दीजिए। WACC निकालना है। ठीक है, अब मैंने आपको दो तरीके बताए थे, ऑल्दो मैंने कहा था पेपर में प्रेजेंटेशन के साथ करना पूरा। तो पहले इक्विटी, उसकी वैल्यू है 2150 और यहां से है इसका कॉस्ट 21.980 कर लेते हैं। चलो 2 डेसिमल तक ही लेते हैं क्योंकि बाकी भी हम उसी प्रकार से लेंगे। फिर अगर हम डेट की बात करेंगे तो 5 लाख, बट उसमें 15% है बिफोर टैक्स है, तो आफ्टर टैक्स में इसमें 30% माइनस करके बचेगा 10.50%। तो अब आपके पास टोटल वैल्यू हो गई है 26,50,000। इधर हम देख लेते हैं कितना आएगा। तो जब आप इधर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 21,50,000 21.98%, ये आता है 472,570 और 5 लाख इंटू 10.5% 52,500। तो इनका टोटल अगर हम कर देंगे तो ये आता है बेटा 5,25,070। ठीक है, राउंड ऑफ की वजह से 70 एक्स्ट्रा आ रहा है, वरना वो 525 पे ही मैच हो जाता। ठीक है जी, अब ये आ गया आपके पास। तो अब आप बता दो बेटा के ओ कितना, 525,070 डिवाइडेड बाय 26,50,000 और परसेंटेज, ये आता है दोस्तों 19.81%। आपके पास ये नंबर निकल कर आ गया। ठीक है जी, आप बस प्रेजेंटेशन बेटर कर लेना, मैंने तो अभी सॉल्व करके दिखा दिया आपको। ये देखिए, इन्होंने भी पहले EBIT निकाला EBT से, फिर इन्होंने इनकम स्टेटमेंट बना दी है। ठीक है, 547,500 की, प्रेजेंट वैल्यू 150, ये 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख, 26,50,000 हमारा पहला आंसर टैली। 21.98 आ रहा है, 21.98। WACC की बात करेंगे तो 19.8, हमारा भी वही आ रहा है 19.81। ठीक है जी, पहले इतना फंडा अब आपको क्लियर हो गया। लो जी, ये वाला काम भी खत्म, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी डन। आते हैं अगले पर जो है हमारा लिवरेज। देखिए बेटा क्या कहता है, following balance sheet and income statement have been obtained from the books of accounts of the Pinnacle Private Limited। अब ये डेटा दिए गिवन है, ये बैलेंस शीट आपको गिवन है, ये इनकम स्टेटमेंट है। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है, बुक का ही क्वेश्चन है अपने पास तो, बट ये पास्ट का ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा नया नहीं है। क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन डीओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेज एट द करंट इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। तो डेप्रीसिएशन आपका फिक्स्ड है, इसके अलावा बाकी वेरिएबल, तो बाकी बैलेंस कितने बच गए। तो बेटा डेप्रीसिएशन यहां पर है, तो वेरिएबल आपके पास हो गए 6 लाख। 12 लाख टोटल है, जिसमें से 6 लाख का डेप्रीसिएशन है, तो 6 लाख आपके वेरिएबल हो गए। अब आप निकाल लीजिए बेटा, जो जो क्वेश्चन ने पूछा, कहता है DOL निकाल दो। तो आ जाओ बेटा, यहां पर निकाल देता हूं मैं आपके साथ। लो जी, ऑपरेटिंग लिवरेज की अगर हम बात करेंगे तो इट्स अ बिफोर वर्सेस आफ्टर। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 34 माइनस 6 सेल्स माइनस VC कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT विल रिमेन 22 लाख। तो ये आपके पास होता है, ये आता है बच्चा 1.27 ऐसे ही चले जा रहा है। फिर फाइनेंशियल लिवरेज भी आपको बोला है, फाइनेंशियल लिवरेज हो जाएगा EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन है 22/16 1.375। और कंबाइंड लिवरेज चाहे दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या बेटा आप इस तरीके से निकाल लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हो। 1.75 आ रहा है मेरा। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट डन। कहता है टोटल एसेट्स रिमेन एट द सेम लेवल बट सेल इंक्रीज बाय 20 डिक्रीज बाय 20, कंप्यूट द EPS एट द न्यू लेवल। अब देखो जी, आपको कह रहा है आपकी सेल्स 20% से जंप हो रही है और 20% से डिक्रीज हो रही है, बताइए, और आपको EPS निकालना है। तो सेल्स और EPS का रिश्ता कौन बनाता है, जल्दी से मुझे बताइए। सेल्स और EPS का रिश्ता बेटा हमारे पास बनता है DCL से, दैट इज व्हाट वी हैव। तो भाई मैं अब या तो DCL का यूज कर लूं या पूरी इनकम स्टेटमेंट बना लूं, जैसे मर्जी कर लो। तो मैं इंक्रीज वाला एक करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीज वाला करते हैं
तो हमें पता है कंबाइंड लिवरेज हो जाएगा जो हमारा ये है 1.75 कंबाइंड लिवरेज। ये होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन दिस। तो यहां से दोस्तों हमारे पास निकलेगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू 20 इंटू 1.75, 35% से हमारा ईपीएस बढ़ेगा। अब हम पहले निकाल लेते हैं हमारा एग्जिस्टिंग वाला ईपीएस। तो यहां पर मैं निकालता हूं हमारा एग्जिस्टिंग ईपीएस 16 लाख हमारा बिफोर टैक्स है, इसमें आप 35% का टैक्स एडजस्ट कर दो। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। 80 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज 8 लाख। तो ये आपके पास एट प्रेजेंट वाला ईपीएस आता है। तो अगर मैं इसको करता हूं दिस इज 1.3, तो मेरा न्यू ईपीएस कितना 1.3 अभी है, ये 35% से जंप हो जाएगा। तो आपके पास 1.755 हमारा न्यू ईपीएस आता है अंडर दिस सिनेरियो। और डिक्रीज के केस में अगर हम करेंगे तो बेटा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आपका हो जाएगा माइनस का 35, क्योंकि परसेंटेज सेम ही है। तो यहां पर आपका न्यू ईपीएस बन जाएगा 1.3 माइनस का 35%। तो आपके पास आता है 0.845। लो जी, दोनों के दोनों आंसर अब हमारे रेडी हो गए। आप चाहो तो इसको पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो लास्ट दो क्वेश्चन करे हुए क्वेश्चन थे, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट या नया पर्सपेक्टिव नहीं था। अगला आता है बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आइए जरा इसको भी देखते हैं, है ना। यही तो सर आदो की समस्या है, कोई नहीं, चल ये भी कर लेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, क्या कहता है। एबीसी इज अ मिड साइज इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन कंपनी, सप्लाइज प्रिसीजन कंपोनेंट्स टू द ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी सेक्टर. In order to maintain competitiveness and expand its market share, company has proposed a new capital investment project involving the purchase and installation of advanced this and automated assembly. General कहानी सुना रहा है। Estimated cost of the project is to be financed partly through internal accrual and largely through term loan from bank. ABC company has approached the bank requesting financing of its outlay, citing strong growth potential and demand for precision over the next decade. Okay. Financial projections provided by the company. Company's feasibility report outlines the following. Simple payback period estimated at 5 years, assuming cumulative cash inflows cover the initial investment within that time frame without considering time value. तो बेटा सिंपल पेबैक पीरियड में वैसे भी हमारे पास कोई भी हमारा टाइम वैल्यू नहीं होता, तो और पेबैक पीरियड का मतलब ही यही है कि इतने साल में आपकी कॉस्ट आपकी पूरी रिकवर हो जाती है। मेन है यहां पर आपको पेबैक पीरियड दे दिया। अब मेरे को यहीं से डाउट हो गया, पेबैक पीरियड गिवन है तो कोई नंबर जब गिवन होगा तो मिसिंग फिगर तो पक्का निकलवाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। फिर कहता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 7 इयर्स है आफ्टर डिस्काउंटिंग प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लो एट WACC। अब यहां पर बेटा डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड भी दे दिया। प्रोजेक्ट्स MIRR, ओ भाई साहब, विच इज मच लोअर देन द बोरोइंग रेट, MIRR भी आपको दे दिया है। अब तो पक्का यहां से समझ में आ रहा है, या तो ये प्योर इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन होगा जैसे हमने रेशो में देखा भैया कौन ज्यादा कौन कम, या फिर ये बेटा मिसिंग फिगर। टर्मिनल वैल्यू ऑफ द एनुअल कैश इनफ्लो री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% इज इतना। तो बेटा देखिए, अब यहां से मुझे कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही हैं। मुझे टर्मिनल वैल्यू बता दिया है, मुझे MIRR का परसेंटेज गिवन है, तो मैं इन दोनों को इंटरपोलेट करके अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूं। सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, फिर इतना तो निकल रहा है, बाकी अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं। कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इक्वली, हर साल अमाउंट सेम है, एंड स्टीडली एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ओवर द लाइफ द सेम कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड टू रिसीव इवन आफ्टर द सिंपल ड्यू टू एफिशिएंसी। मतलब कहने का मतलब है कि भाई हर साल जो आपको कैश इनफ्लो आने वाला है वो सेम मान के चलना है आपको, ठीक है। राउंड ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लैक्स में कर देना है। तो भाई यहां से मुझे समझ में आ गया मिसिंग फिगर ये पॉइंट से ही समझ में आ गया। Management position, company argues that the project is strategically essential for long-term survival. Simple payback period 5 year indicates that investment risk is acceptable.
Although the discounted is 7 year, relatively long, the project will continue to generate positive inflow 1 year beyond this period. तो यहां से मुझे समझ में आया हमारे प्रोजेक्ट की टोटल लाइफ दोस्तों कितनी हो गई, 8 हो गई। 7 एक है, इसके बाद कह रहा है 1 साल और पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब टोटल 8 साल का हमारा प्रोजेक्ट हो गया। MIRR should be interpreted in light of industry cyclicality, expected growth. This is जनरल बातें बता रहा है, इंटरप्रिटेशन की बातें। अब बैंक का कंसर्न क्या है? Credit appraisal team has raised several concerns. Reliance on payback method ignores long term this जनरल बातें बता रहा है बैंक की, ठीक है। Credit team must now prepare a recommendation on whether to finance the project and if so under what condition. Assuming you were the analyst, prepare justification report with a reasoned argument based on other financial consideration, namely PI, NPV, IRR, ARR in the following. तो आपको बेटा ये सारी चीजें अब निकाल के देनी है, PI, NPV, IRR, ARR, ये रहा बेटा, उन्होंने बता दिया। रेंज बताओ, आउटकम बताओ और आपका रिकमेंडेशन। पैट आपको यूज करना है, कंसीडर द फॉलोइंग, एन्यूटी फैक्टर आपको यहां पर दे दी है। चलो जी, अब दोस्तों ये तो अपने को समझ में आ गया कि अपने को मिसिंग फिगर निकालना है। अब मुद्दा है कैसे निकालना है। चलिए देखते हैं अब मिसिंग फिगर कैसे निकलेगा। मुझे सबसे पहले MIRR गिवन है और मुझे बेटा हमारी टर्मिनल वैल्यू गिवन है, तो मैं इन दोनों का ही सबसे पहले इस्तेमाल करता हूं और अपने इनिशियल कैश फ्लो निकालता हूं। तो आई कैन से हमारा यहां से इनिशियल कैश फ्लो जो होगा वो हम ग्रो करेंगे 1+0.109 के परसेंटेज पर 8 साल तक, क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ हम पहले देख चुके हैं। और ये बन जाएगा बेटा हमारा कितना, 1143589, ये हमारे पास आता है। तो मैं अब यहां से अपना इनिशियल कैश फ्लो निकाल सकता हूं। तो मैं अगर यहां से निकालू 1.109, फिर ये 8 तक हम इसको लेकर जाएंगे। इसका हमें फैक्टर दे रखा है क्या, यहां पर PVAFE गिवन है, तो यहां पर आपको कोई भी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर नहीं है, तो खुद निकालना पड़ेगा। तो 1.109 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। और ये नंबर अल्टीमेटली इससे डिवाइड, ये मेरे पास आ रहा है 2.28798, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, और इसको डिवाइड करना है 1143589 से। तो मेरे पास आता है बेटा 499, ये आ रहा है 499825। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा लैक्स में, तो राउंड ऑफ करके बेटा ये क्या बन जाएगा, 5 लाख मेरे पास बन जाएगा। क्योंकि हमें इसे राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके बच्चा ये बनता है 5 लाख। अब मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, सर मेरे पास अब 2 कैलकुलेशन और हैं, पे बैक पीरियड है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है। तो पहले पे बैक पीरियड का यूज करते हैं। बताइए जी यहां से क्या निकल सकता है, पे बैक पीरियड क्या होता था सर, टोटल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, क्योंकि हर साल का सेम है। तो यहां से मेरे पास एनुअल कैश इनफ्लो निकल जाएगा, जो टेक्निकली 1 लाख रुपीज मुझे सीधा सीधा यहां पर दिख रहा है। हाँ जी, पहले इतना फंडा बच्चा क्लियर हो गया, बोलो जी बोलो। अब मेरे पास डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी गिवन है 7 ईयर्स का। आइए 7 ईयर्स का डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालते हैं। अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 7 ईयर का निकल रहा है, तो 7 कैसे हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर मुझे हर साल का क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। रिमेंबर, हमें हर साल का बेटा क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे। यहां पर बच्चे हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ध्यान से देखिएगा। अब मैं पहले अपने अगर कैश फ्लो लिखूं तो लॉजिक से समझना, ये 1 साल 2 साल 3 4 5 6 7 और 8। अब मुझे तो इसको PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तब मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकलेगा, है ना। और फिर मैं अपना क्यूमुलेटिव PVCI निकालूंगा। अब जरा ध्यान से समझना, मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, P7 है और P8 है। अब देखो ये लॉजिक मैं मैथमेटिकली आपको समझा चुका हूं, बट यहां पर दोबारा बता रहा हूं। तो ये बन जाएगा 1 लाख P1 एंड सो ऑन। तो जब मैं इनका क्यूमुलेटिव निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 लाख P1, 1 लाख P2, 1 लाख P3, 1 लाख P4, 1 लाख P5, 1 लाख P6, 1 लाख P7 और 1 लाख P8।
बेटा 1 लाख कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, P1 P2 P3 एंड सो ऑन अप टू P8। तो बाबू इसको मैं सिंपली PVAF कह सकता हूं, चेक कर लो। यही सेम कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ आपको क्लास में भी बताया था, वहां पर मैं ऑल्दो 3 साल का लेता हूं, यहाँ 8 साल का। तो भाई मेरा क्यूमुलेटिव पीवीसीआई भी तो यही बनेगा, मेरा क्यूमुलेटिव पीवीसीआई बनेगा, बट मुझे 7 साल तक लेना है, मुझे 8 नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मेरा जो पे बैक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है बेटा वो 7 ईयर्स है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 7 ईयर्स को, तो आई वुड से क्योंकि ये बेटा हमारे 7 के बराबर है तो हमारे पास 7 ईयर्स का डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या बन जाएगा सर, वी विल हैव सबसे पहले 1 लाख, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 लाख इज इक्वल 1 लाख इंटू आपके पास ये हो जाएगा PVAF एट द रेट ऑफ समथिंग परसेंटेज फॉर 7 ईयर्स। पहले ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। और डिवाइडेड बाय, ये सारा डिवाइडेड बाय आपके पास किससे होगा सर, ये सारा आपके पास होगा 5 लाख, क्योंकि हमें तो बेटा अपनी कॉस्ट को रिकवर करना है, हमें तो अपनी कॉस्ट को रिकवर करना है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं और आसान तरीके से बताता हूं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वो लेवल हो गया जहां पर मेरा सारा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। तो मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं एट 7 ईयर्स माई कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल PVCI, दैट वुड बिकम द वैल्यू फॉर 7 ईयर्स। तो कॉस्ट है 5 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख, यहां पर आ जाएगा मेरे पास PVAF एट द रेट ऑफ समथिंग परसेंटेज। तो यहां से अगर मैं PVAF का परसेंटेज देखूं तो ये आता है दोस्तों 5। अब ये परसेंटेज के लिए यहां देखिए आपको डेटा गिवन है, आपका 7 ईयर्स का PVAF 5 आ रहा है 9% पर। तो बेटा 9% पर वो 5 आ रहा है, जानबूझकर 8 ईयर्स का गिवन है क्योंकि कई बच्चे 8 पर चले जाएंगे, बट डिस्काउंटेड पे बैक 7 है तो अपने को 7 पर रहना है। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वो लेवल हो गया जहां पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपके कॉस्ट को रिकवर कर लेती है, कॉस्ट बराबर है। तो मेरी कॉस्ट और इनफ्लो बराबर हो गए, तो यहां से मेरा ये परसेंटेज मिसिंग निकलेगा, तो देयरफॉर ये परसेंटेज आता है 9%। तो मेरा WACC यहां से आ गया 9। अब पे बैक पीरियड का यूज हो गया, डिस्काउंटेड हो गया, MIRR हो गया। अब क्या बच गया, अब हमें जो जो निकालना है वो देखते हैं। अगर मैं NPV की बात करूं बेटा, आपसे रेंज की बात करूं तो हमारा NPV बच्चा कैसे, तो रेंज तो हमारी होती है ये पॉजिटिव होना चाहिए या ग्रेटर देन 0, आप कुछ भी लिख सकते हैं। NPV कैसे, अब सर ये निकलेगा पूरे 8 साल की वैल्यू पर। तो 1 लाख इंटू 8 साल का 9% वाला है 5.535, 5.535 माइनस में 5 लाख, ये आपका NPV आ गया। तो 5.535 है ना, माइनस का 5, तो ये आ गया 53,500। तो इसका मतलब ये आपका बन गया एक्सेप्ट, दैट्स इट। MIRR की बात करें तो सर ये हमारे WACC से ज्यादा होना चाहिए, तो भैया मेरे पास है 10.9% जो हमें क्वेश्चन में गिवन ही था। तो 10.9 हमारा जो WACC है वो आ रहा है 9%। तो क्योंकि बेटा ये हमारे WACC से ज्यादा है तो ये भी हमारा एक्सेप्ट। सिंपल पे बैक पीरियड आपका कितना होना चाहिए भैया, देखो सिंपल पे बैक पीरियड हो या डिस्काउंटेड, हम कह रहे हैं कम से कम आपकी विद इन द लाइफ रिकवर हो, हम तो ये कहते हैं सबसे मिनिमम होना चाहिए। हम तो यही बोलते हैं कि पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड शुड बी मिनिमाइज। बट अगर कुछ नहीं है तो भाई हम तो यही कहेंगे ना, कम से कम लाइफ से पहले पहले उसके पैसे रिकवर हो जाए। तो भाई अगर हम यहां पर बोलेंगे तो शुड बी लेस देन द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि 8 साल से कम। सिंपल पे बैक पीरियड 5 है, 8 है, तो ये भी आपका हो गया एक्सेप्ट। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी बेटा आपका लेस देन लाइफ होना चाहिए भैया, उससे पहले पहले मिल जाए, तो 7 इज लेस देन 8, ये भी हो गया एक्सेप्ट। अगर मैं पहले PI की बात कर लेते हैं, ये 1 से बड़ा होना चाहिए। तो PI बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख 5.535, 1 लाख इंटू 5.535 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ये आता है 5.535, ये आता है 1.107, ये भी हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये सिमिलर टाइप के निकाल दिया भैया यार।
तो भाई एआरआर आपका अगेन बेटा ग्रेटर देन डब्ल्यूएसीसी, आपकी कॉस्ट से ज्यादा तो आपको कमाना ही है, कोई बात नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट है। अब एआरआर कैसे निकलेगा सर? एआरआर हमें क्वेश्चन ने बोला आपको पैट के बेस पर लेना है, और वैसे भी पैट पर होता है, तो एआरआर हो जाएगा पैट डिवाइडेड बाय, क्योंकि हर साल का कैश फ्लो सेम है, तो अपन ले लेंगे बच्चा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट का एवरेज लेना है तो ले लीजिए, वैसे तो क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, तो आप एवरेज इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ डेप्रीसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा है, तो अपन तो एसएलएम ही मानेंगे, तो पैट कितना हो जाएगा? सबसे पहले कैश फ्लो है 1 लाख, इसमें से आप डेप्रीसिएशन बेटा माइनस कर दे, क्योंकि पैट में हम डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं तो कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो में से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो पैट। अब डेप्रीसिएशन हर साल सेम है, हमारी कॉस्ट है 5 लाख की, प्रोजेक्ट है 8 साल का, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो 5/8 आता है 62,500, तो हमारे पास ये बचेगा बच्चा 37,500। ठीक है जी। अब मैं तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का बेसिस लूंगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको क्या बोलता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट कहता है भैया एसएलएम में आप शॉर्टकट लगा सकते हो, कैसे? 50% ऑफ द डेप्रीशिएबल वैल्यू, तो डेप्रीशिएबल वैल्यू हो गया 5 लाख माइनस 0, प्लस आपका वापस से स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल, तो ये डिनोमिनेटर में हो गया 2,50,000। तो अगर मैं इसकी कंप्यूटेशन करूंगा 37,500 2,50,000 परसेंटेज करते हैं, ये आता है दोस्तों 15%। हमारे पास आ गया 15%, तो भाई 15% इज ग्रेटर देन हमारा ये निकला था 9, तो यहां भी आपका प्रोजेक्ट क्या होता है? एक्सेल। आई होप पहले इतना फंडा समझ में आया। तो अगेन एग्जामिनर ने बेटा हमारे पास मिसिंग फिगर का कंटेंट डालकर थोड़ा सा परेशान करवाने का प्रयास करा है, बस और कुछ भी नहीं था। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है, यस थोड़ा डिफरेंट है, लेंदी क्वेश्चन बनाया, कहानी पूरी बनाई है। जैसे इससे पिछले अटेम्प्ट में, अभी जो सितंबर अटेम्प्ट था, वहां पर लॉ का पेपर आया था, काफी थ्योरी लंबी लंबी दी हुई थी, उसी टाइप का पेपर यहां पर बनाने का प्रयास करा है। तो भाई वार्निंग सिग्नल है, पेपर को ध्यान से पढ़ना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना? हाँ, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा DOL 1.27 1.3, अच्छा हमने चेक ही नहीं करा था पिछला वाला भी, चलो एक बार देख लेते हैं, वैसे तो सिंपल था वो, फिर भी एक बार देख लेते हैं यार। 1.2 1.3 1.75, ठीक है ना? ओके, ये हमारे पास आ गया। इन्होंने इनकम स्टेटमेंट बना के करा है 1.76 0.85, हमने निकाला था 0.85, ये भी सेम है। फिर हमारे पास ये आ गया नेक्स्ट, ये रहा बेटा 5 लाख का आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये 1 लाख का एनुअल, 9% का WACC, ये हमारी टेबल थी, हमने भी बनाई थी, चेक कर लेते हैं। 53,500, ठीक है जी, 53,500, 10.9 तो बड़ा ही है, 5,8 हो गया, ये भी ठीक है, 7,8 ये तो क्वेश्चन में गिवन थे, खैर। उसके बाद 15 और 9, ओहो यहां पर कुछ अलग आ रहा है, इन्होंने 7.5 कैसे निकाला है? अच्छा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग वाली ले ली है, मैंने एवरेज लिया है, बाकी तो सब सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो मेरे हिसाब से तो बेटा आप एवरेज इन्वेस्टमेंट वाला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। ठीक है, और ये 1.107 ये भी ठीक है। ठीक है जी, वो 1 पॉइंट का डिफरेंस है, इट्स फाइन। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, आइए, हर क्वेश्चन कुछ कहता है, ये भी कुछ कहेगा। For the year ending 31st March, ABC Industries declared 40% dividend. Current market price of the share is itna. If the retention ratio reduced by 20, market price dropped by itna. Face value is rupees 10. Find the return on investment and cost of equity using Walter model. तो बेटा आपको दो चीजें सबसे पहले निकालनी है। चलिए, अब ये दो चीजें निकालने के लिए भाई बढ़िया ही क्वेश्चन है ये, गजब। आइए देखिए मैं समझाता हूं ये करेंगे कैसे। आपको बेटा पहले ही पैराग्राफ में दो अलग अलग सिचुएशन दे दी है, इन दोनों सिचुएशन के बेस पर आपको काम करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये देखिए। पहले कहता है अभी हम 40% अगर डिक्लेयर करते हैं तो हमारा प्राइस 57.5 है। मैं एक काम कर रहा हूं, ये ARR वाले को ना ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है? मैं यहां पर ना अगला आंसर आपके साथ कर दूंगा, थोड़ा समझाने में आसानी हो जाएगी मुझे, या यहीं पर कर दूं? चलो यहां कर दूंगा मैं, ठीक है? तो इसको यहीं रहने देते हैं, हम नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए बेटा, सबसे पहले बोलता है 40% वाले लेवल पर 57.5 का वैल्यू है, तो मैं पहले इसका प्राइस का कैलकुलेशन करता हूं। तो अगर मैं बोलूं तो आई वुड से यहां पर 57.50 कैसे बन जाएगा? तो सर 57.50 हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले क्या,
वी वुड से डिविडेंड। हमारे पास बेटा सबसे पहले आएगा डिविडेंड, और डिविडेंड हमारे पास कितना है, हमें फेस वैल्यू गिवन है 10 रुपए का, 40% का डिविडेंड बांटा तो 4 रुपए का डिविडेंड हमारे पास आ गया। अर्निंग हमारी कितनी है सर, अर्निंग हमें नहीं बताया, यानी कि ई वाला डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ई वाला डेटा नहीं है, बट हम निकाल तो सकते हैं ना, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, इसका हमने आपके पास कितना है, रिटेंशन रेशियो रिड्यूस, चलो डिविडेंड हमारा 40% है, तो हमने 4 रुपए इस पे बांटा, तो इसका मतलब बाकी का हमने नहीं बांटा, तो 6 रुपए हमने बचा लिया टेक्निकली, है ना। हमारे पास 4 रुपए हमने बांट दिया है, हमने 6 रुपए आपके पास बचा लिया, तो 6 रुपीज आपका ई माइनस डी टेक्निकली नेट हो गया। फिर आर बाय के ई होता है, ना मुझे आर पता है ना मुझे के ई पता है, होल डिवाइडेड बाय के ई हमारे पास हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इसको एक इक्वेशन ही बना लेता हूं, आर और के ई की टर्म्स में इक्वेशन यहां बन जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 57.5 इंटू के ई इज इक्वल टू में 4, यहां पर लिखते हैं बेटा आपके पास 4 प्लस 6 इंटू आर बाय के ई, ये आपके पास एक इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। फिर कहता है अगर रिटेंशन रेशो 20% से कम कर दे, तो मतलब डिविडेंड पेमेंट रेशो 20% बढ़ गया, तो मार्केट का प्राइस 2.5 रुपए कम हो जाएगा। तो अब दूसरी रेशो हो जाएगी 57.5 माइनस 2.5 रुपए, ये अब नया प्राइस आ जाएगा। अब डिविडेंड हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 आर बाय के ई होल डिवाइडेड बाय बच्चा के ई। तो अब अगर मैं यहां से निकालूंगा 57.5 माइनस 2.5, दिस इज 55, तो यहां से इक्वेशन बनती है 55 के ई 6 प्लस 4 आर बाय के ई, ठीक है जी। अब ये मेरे पास बाबू दो इक्वेशन बन गई हैं। अब अगर मैं देखूं, मैं आर बाय के ई को डिलीट कर सकता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे दोनों मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब मैं करता हूं इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 57.5 इंटू 4, ये बन जाएगा 230 के ई इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई होके 1624 आर बाय के ई, इधर कितना हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 55 इंटू 6, ये हो जाएगा 330 के ई इज इक्वल टू 36 प्लस 6 से करेंगे तो 24 आर बाय के ई, माइनस कर देंगे बेटा, तो ये हमारे दोनों के दोनों कैंसिल। अब हमारे पास बचेगा क्या, यहां बचेगा माइनस का 100 के ई इज इक्वल टू माइनस का 20, तो के ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.20 आ गई। के ई मेरे पास आ गया 0.20, यानी कि 20%, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 20%। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं आर निकाल सकता हूं, तो यहां से मैं कहता हूं देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, तो अगर मेरे को आर निकालना है तो आई वुड से 57.5 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आर बाय 0.2, तो यहां से दोस्तों मैं अपना आर निकालूंगा। तो दिस इज 57.5 इंटू 0.2, फिर ये हो जाएगा माइनस का 4 और डिवाइडेड बाय 6 इंटू 0.2, तो ये आता है दोस्तों 0.25, दैट इज 25%। तो ये मेरे पास अब निकला आर और के। काफी अच्छा क्वेश्चन, एग्जामिनर ने पहले ही पार्ट में आपके लिए बेटा धमाका मचा दिया। तो यहां पर प्योर मैथ्स का यूज करवाया है इक्वेशंस बनाने में आर और के ई का, जिसमें आपको लगेगा दिमाग और एफर्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। कहता है कमेंट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी, भाई कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी बताओ। तो भाई यहां पर अगर हम बोले आर हमारा ग्रेटर देन है के ई से, 25 इज ग्रेटर देन 20, देयरफॉर ऑप्टिमम क्या होना चाहिए था, तो ऑप्टिमम वॉल्टर के हिसाब से बेटा 0% होना चाहिए था। कहता है फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो अब आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। बेटा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी जरा सोचिए। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, मैं यहां निकालता हूं मिनिमम प्राइस या मिनिमम वैल्यू आपका कब,
जब आप ज्यादा डिविडेंड बांटोगे तो आपका मिनिमम निकलेगा, ज्यादा मतलब 100% बांट दो, तो 100% अगर आप बांटोगे तो आपका सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा। तो आपने सारा डिविडेंड बांट दिया, रिटेंशन है 0.25 बाई 0.20 डिवाइडेड बाई 0.20, तो आपके पास मिनिमम आ गया 50। यही अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप इसके हिसाब से 0% डिविडेंड बांटो, तो 0% डिविडेंड है, सारा रिटेंशन है 0.25 बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2, ये आपका बेटा मैक्सिमम निकल कर आ जाएगा, ये आता है 62.5। तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू हो गई कि हमारा शेयर का प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम किस रेंज में जाएगा। फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल। कह रहे भाई साहब अब ना गॉर्डन भी लगा दो, देखो एग्जामिनर पीछा नहीं छोड़ रहा आपका, कह रहा ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं। चलो जी गॉर्डन मॉडल को भी लगा देते हैं। तो गॉर्डन मॉडल क्या कहता है, D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। तो बताइए बेटा हमारा क्या हो जाएगा। तो भाई अभी अगर हम सिचुएशन पर चलेंगे तो एट प्रेजेंट 4 रुपए का डिविडेंड है, आपका ग्रोथ कितना हो जाएगा, बी इंटू आर, दैट इज द ग्रोथ रेट आपके पास हो जाएगा। अब ग्रोथ रेट बेटा कैसे निकल जाएगा, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी एट प्रेजेंट आपका 60% है, आर आपका 0.25 है, तो 0.6 इंटू 0.25 दैट इज 0.15 का आपका ग्रोथ रेट आता है। तो भाई ये आ गया ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस का बी इंटू आर ग्रोथ रेट, तो ये आपका प्राइस 4 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाय 0.05, ये आता है दोस्तों 92 रुपीज, ये आपका प्राइस निकल कर आ गया। गॉट इट। अब ये मैंने एक सिचुएशन में निकाला है, आप दूसरी में भी निकाल सकते हो, जब आपने डिविडेंड को चेंज करा था, मतलब दो सिचुएशन दो इक्वेशन बनाई थी ना, दूसरे में भी कर सकते हो, मैंने जस्ट एक बना के दिखा दिया। अगला है मिस्टर एक्स द सीएफओ ऑफ द कंपनी ओपाइंस दैट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट हैविंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू अंडर गॉर्डन। कहता आरओआई का कोई इफेक्ट नहीं होता, हट पगले, आरओआई से तो ग्रोथ निकलता है, ग्रोथ का इंपैक्ट आपके पास आता है, तो ये गलत बोल रहा है। ओनली कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी कंसीडर्ड फॉर द कंप्यूटेशन, हट नारायण ये गलत बोल रहा है, बस इतना सा लिख रहा है। आया मजा बेटा ये क्वेश्चन करके, काफी अच्छा क्वेश्चन आपके पर्सपेक्टिव में, मेरे पर्सपेक्टिव में फॉर द डिविडेंड डिसीजन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गई बेटा हमारी थ्योरी वाले पार्ट, मेन फीचर्स ऑफ बुलडॉग बॉन्ड अपन ने करा हुआ है, स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस और इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस हैं जो अपन ने ऑलरेडी सब आपके साथ करे हुए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको मैंने समझाना पड़े या आपको बेटा मुझे सब सिखाना पड़े। पहले इतनी बात आपको क्लियर हो गई, बोलो जी। चलो यहां तक का पार्ट खत्म हो गया, अब हमारा एफएम का पार्ट यहां पर ओवर। अब हम आते हैं बेटा हमारे एसएम के पार्ट पर। भैया हम तो पूरा आरटीपी करेंगे, सिर्फ एफएम छोड़ के नहीं देंगे आपको, एसएम का भी पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो मैं पहले एसएम वाले पार्ट पर आ जाता हूं, एफएम तो मैंने आपको पूरा ही करवा दिया। अच्छा लास्ट का आंसर रह गया था, वो एक बार चेक कर लेते हैं, डिविडेंड वाला है ना, डिविडेंड वाला कहाँ गया भाई नालायक, यहां से देख लेता हूं मैं एक बार डिविडेंड वाला बेटा, ये रहा। प्राइस हमने ये, अच्छा इन्होंने एक्स वाई मान के करा है, बट आंसर वही है 25% और 20% जो हमारे पास है। यहाँ पर 25 और 20 है, ऑप्टिमम नहीं फॉलो कर रहे हैं, जीरो होना चाहिए। थर्ड वाले में वही मिनिमम मैक्सिमम 62 और 50 अभी हमने निकाला था, गॉर्डन का 92 निकाला था। ये आपको कह रहा है ओपिनियन ऑफ द चीफ इज नॉट वेल, ठीक है यही हमने पढ़ा था। चलो अब मैं आ जाता हूं आपके एसएम पर, लो जी। अब हम आपके साथ एसएम का पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे केस सिनेरियो पर चलते हैं। देखो बेटा केस सिनेरियो में अगर मैं बोलूं तो बहुत बार तो ऐसे केस सिनेरियो मिलेंगे आपको जिसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना, सीधा आपके पास आंसर आ जाता है। हमने आपके साथ बैच में सारी वीडियो शेयर करा है पूरे केस सिनेरियोज का, बहुत सारे केस सिनेरियोज है उसमें। द वर्ल्ड नीड्स टू मूव फास्ट एट अ स्पीड ऑफ इनोवेशन दैट मेक्स 6 months लुक लाइक 60 years। Jayanta R, the founder of Heffa.io, while speaking at a टेक्नोलॉजी विजन कॉन्फ्रेंस एट हैदराबाद। तो इन्होंने एक लाइन बोली है कि भैया 6 मंथ 60 साल की इनोवेशन के बराबर होने चाहिए, मतलब बहुत स्पीड में करना है। इन 2009 Jayanta was working as a machine learning research scholar at a US college when he struck upon the idea of technological research being automated. He thought, what could happen if computers could innovate themselves? The world will change forever. His idea took shape of a
बुटीक एआई कंसल्टेंसी इन 2020 hefa.io। तो इसने भैया ने एक एआई की कंपनी बनाई है। hefa.io had one vision to speed up innovation, and for this they hired the most affluent research scholar from across the globe, all virtually, all paid in equity with no real organizational structure। भाई अगर सारे वर्चुअली हो रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब आउटसोर्सिंग वाला मॉडल चल रहा है, तो इसका मतलब नेटवर्क स्ट्रक्चर आपके पास है। Offering to customer was simple, it was futuristic, high value added to existing operation, could be applied to lot of other process। तो भाई फ्यूचरिस्टिक है, हाई वैल्यू एडेड है, मतलब आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। कंपनी वाज डूइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अबाउट 150 ऑफ द फॉर्च्यून 500 हैड रिलेशंस विद दिस कंपनी, ब्रिंगिंग इन अबाउट 12 मिलियन इन अर्निंग्स। तो भाई फ्यूचर 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 150 इसके साथ काम कर रही हैं। But the company was disappointed by their own speed of growth, which was contrary to their vision, and thereby a joke at many conference that hurt Jayanta immensely। भाई इन्होंने कहा था 6 महीने में सारी 60 साल की ग्रोथ करो, ये खुद ही ग्रो नहीं हो पा रहे थे उतनी स्पीड में। तो कंपनी हैड बाय नाउ बीन सीन इन द वेस्ट, अभी तक वेस्ट में देखा था, वेस्ट मतलब बेटा अमेरिका ये वाली साइड हो गई, as an aggressive, crazy company that wanted to change the world with computers without caring much about the harms of massive heat generating servers being built on agricultural land and damaging crops, weather, and even harming social setup by shattering employment। कह रहा भाई देखो ये सब काम करने के लिए हमें बड़े बड़े सर्वर लगाने हैं जो काफी हीट देते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड पर लगा है, क्रॉप्स डैमेज हो रही है, वेदर्स में इशू आ रहे हैं, एंड सो ऑन। To move away from West and speed things up internally, they moved their focus to India। अब इंडिया आ गए हैं, लैंड ऑफ टेक्निकली स्किल्ड लेबर फोर्स विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। Entering India helped them dodge environmental concerns, but future scare of unemployment was a great threat। Jayanta met many political influencers and industrialists could not attract much attention until Harsh G, the young scientist of LifeMind, met him in Mumbai and offered to help। LifeMind Tech had a long reputation of being a socially awake enterprise which reinvested its earning in developing India। Jayanta could not have asked for a better partner in India। This partnership helped Hefa.io to overcome a lot of political backlash, and even the sharpest minds in the India that tech space seemed to join the company without any employment apprehensions। What also helped Jayanta realize under Harsh guidance was that innovation is necessary to enter the future, but not at the cost of destroying the present। Hefa.io has since opted for India as its Asia headquarters, driven by the purpose of holistic innovation। तो भाई पूरी कहानी अब हमने समझ ली, अब इससे कंक्लूजन्स क्या क्या निकलने हैं उस पर आते हैं। बेस्ड ऑन द above case scenario, answer the multiple choice question। After the move to India, Hefa.io decided to align innovation with sustainability under the theme of holistic innovation। Which level of strategy does this shift primarily represent? बताइए बेटा, ये जो कंप्लीट चेंज है ये कौन लेता है? क्या ये कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल या ऑपरेशनल? तो भाई ये सारा काम अगर आप ध्यान से पढ़ो, पूरी की स्टडी में बार बार मिस्टर जयंत का नाम आ रहा है जो फाउंडर है। तो बेसिकली ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है, वहां से भी समझ में आ रहा है लॉजिकली। एक बड़ा परमानेंट शिफ्ट करना, आपको अपना बेस चेंज करना, पूरे नए नए एरिया में डेवलप करना, भाई साहब ये तो आपका कौन सा वाला काम है? कॉर्पोरेट वाला। Strategic move by Hefa to shift its existing AI service into the new Indian geographical market is a clear application of which grand strategy? बताइए बेटा, पहले यूएस में थे अब इंडिया में आ गए, नई मार्केट को डेवलप कर रहे हैं। दिस इज अ मार्केट डेवलपमेंट ब्रो। आपने नई एक कंट्री, नए एरिया को डेवलप करा है, तो दैट इज अ मार्केट डेवलपमेंट। Hefa.io's internal structure, characterized by a highly dispersed team of scholars, relies heavily on coordination through technology and contracts। Structural design is most accurately identified as divisional matrix network। तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे बेटा, नेटवर्क है। Public perception and ethical backlash concerning environmental damage and technological unemployment, which severely impacted operations in the West, are analyzed under which factors of pastors? बताइए बेटा, एनवायरमेंटल और सोसाइटी का जो डैमेज है ये कौन से में आ जाएगा? क्या ये पॉलिटिकल है? नो। टेक्नोलॉजिकल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, इट्स अ सोशो कल्चरल जो आपका इंपैक्ट बेटा यहां पर करता है। पहले समझ में आ गया।
इट इज द एनवायरमेंट और सारी सोसाइटी के वहां पर जो लोग रहते हैं। Company's founding premise of offering futuristic high value add AI solution as its primary appeal is an example of establishing a competitive advantage through। क्या ये कॉस्ट लीडरशिप है? आंसर इज नो। कहीं भी नहीं बोला गया कि ये सस्ता है। डिफरेंशिएशन है बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिकली वैल्यूएबल प्रोडक्ट, तो यस डिफरेंशिएशन तो है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोकस कॉस्ट लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं है, कोर वैल्यूज भी नहीं है, तो इट्स अ डिफरेंशिएशन। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। तो हमारा केस सिनेरियो यहां डन। अब आता है बेटा छोटा नॉर्मल एमसीक्यू। मिड साइज इलेक्ट्रॉनिक फर्म नोटिसेस अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर स्मार्ट होम डिवाइसेस। It has decided to redesign its product line to cater specifically to this trend while competitors are still hesitant। कॉम्पिटिटर अभी सोच रहे हैं, वो अभी डाउट में है, जबकि ये कंपनी कर रही है। विच अप्रोच इज द फर्म यूजिंग? रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, रिट्रेंचमेंट, स्टेबिलिटी? तो ऑब्वियसली बेटा ये आपकी प्रोएक्टिव है। क्यों? कंपिटिटर्स आर स्टिल हेजिस्टेंट, अभी वो सोच रहे हैं भैया ये तो आगे बढ़ गया है, तुम सोचते रहो। हमने कहा ओके। कई बच्चे होते हैं ना जो पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। कई बच्चे पहले से ये वीडियो देख रहे हैं, कई बच्चे बाद में देखेंगे। बाद में कब देखेंगे? जब सारे बोलेंगे अरे तूने आरटीपी देखा इस बार का, क्या मस्त मस्त क्वेश्चन आए हैं डिविडेंड के और इसके, वो अरे भाई साहब देखते हैं। तो उनका रिएक्टिव हो गया, आपने पहले देख रहे हो, आपका प्रोएक्टिव है। ठीक है, चलो आ जाओ। इको राइड मोटर्स एंड इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी फेसेस राइजिंग कंपटीशन फ्रॉम न्यू ईवी स्टार्टअप ऑफरिंग अफोर्डेबल मॉडल्स। तो भैया हमारा है कौन सा कंपनी? इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है। राइजिंग कंपटीशन फ्रॉम न्यू ईवी स्टार्टअप। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री तो सेम ही चल रही है। बैटरी सप्लायर्स हैव रेज्ड कॉस्ट ड्यू टू ग्लोबल शॉर्टेज व्हाइल कस्टमर्स नाउ कंपेयर मल्टीपल ब्रांड्स ऑनलाइन बिफोर परचेज। Traditional petrol manufacturers are also entering the EV segment. EcoRide struggles to maintain profitability despite demand. What forces? कौन सी फोर्स है बेटा? बताओ जी, कौन सी फोर्स है? तो भैया कैन आई से ये राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर्स है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हम ईवी सेगमेंट में हैं, स्कूटर सेगमेंट में है, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में है, उसमें और प्लेयर घुसे जा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग कंपनीज के बीच की राइवलरी चल रही है। Financial service company wants to launch a mobile first platform. The strategy is clearly defined and systems for operations are automated. However, employees are unfamiliar with the technology and the leadership style emphasizes strict hierarchy, slowing down decision making. Management wants to ensure the new digital initiative succeeds without resistance or delays. विच 7S एलिमेंट नीड अर्जेंट अलाइनमेंट? बताइए बेटा कौन सा अलाइनमेंट आपके पास यहां गड़बड़ कर रहा है? तो भाई यहां पर आपका स्किल्स का और स्टाइल का प्रॉब्लम है। स्किल्स मतलब आपने एम्प्लॉय को एम्पावर नहीं करा है प्रॉपर काम करने के लिए, है ना? नहीं सॉरी, स्किल्स तो है एम्प्लॉय के पास, मैंने गलत बोल दिया। यहां पर आपके पास हाँ एम्प्लॉइज अनफेमिलियर है टेक्नोलॉजी से, तो स्किल्स का इशू आ रहा है, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। साथ साथ लीडरशिप स्टाइल स्ट्रिक्ट है। सही तो था नालायक, हाँ कोई नहीं। लीडरशिप स्टाइल बेटा क्या है? स्ट्रिक्ट है। तो भाई दोनों को आपको अलाइन करना पड़ेगा ताकि अल्टीमेटली कंपनी का जो टारगेट है वो उसे वो अचीव कर पाए। ठीक है जी। नेक्स्ट, in the Indian automobile industry, firms like Speedo Motors and Turbo Auto compete in the mid-range car segment, focusing on fuel efficiency. Meanwhile, Lux Drive and Elite Motors dominate the premium segment, emphasizing luxury and advanced technology. Each group follows distinct pricing and marketing strategy, and movement between these segments is limited due to brand perception and R&D. What does this scenario best illustrate? क्या ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है? आंसर इज नो भाई, स्ट्रेटेजिक अलायंस तो बिल्कुल नहीं है, वो तो दो लोगों में है। अगर मैं बोलता जो हमने केस स्टडी वाला क्वेश्चन करा जब वो इंडिया है, तो यस वहां पर नहीं, वहां पे भी अलायंस नहीं बनेगा, है ना? क्या ये एसजीएम है? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग की बातें कर रहा है? हाँ सर, क्योंकि ये बातें कर रहा है कि भैया चार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चार कंपनियों की इसने बात करी, दो मिड सेगमेंट है, दो प्रीमियम है, तो ये आपके पास एसजीएम की बातें कर रहा है, दैट इज स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग की बातें आपके साथ कर रहा है। लो जी अगला, Technova Inc., a leading US robotic company, partners with Mactron India Private Limited to jointly design and manufacture affordable industrial robot for the market. आगे जो अभी बोल रहा था, यूएस की कंपनी इंडियन वाली कंपनी के साथ जॉइंटली काम कर रही है, तो बेटा और दोनों बोथ कंपनीज एग्री टू शेयर दिस
to accelerate entry, reduce cost. What type of strategy is this? It is a strategic alliance, bro. ठीक है, पहले इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर आकर हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन के एमसीक्यू वाले डन हो गए। अब हम आते हैं बेटा हमारे डिस्क्रिप्टिव पर। Aqua Pure Beverage is a reputed bottled water and healthy drink company facing fierce competition from new entrant offering organic, flavored and eco-friendly alternatives. This has made it challenging to retain customers as established soft drink brands are also launching their own health-focused beverage lines. Company has appointed Ms. Soumya to lead the company forward as the sales and marketing manager. Ms. Soumya needs to design creative and innovating campaign to gain a competitive edge, engage the public and capture the market. Identify the strategic level of the Soumya's role. बताइए बेटा कौन सा लेवल है? सर शी इज अ सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। सेल्स एंड मार्केटिंग आपका एक फंक्शन है। तो भाई इसका आंसर हो गया सबसे पहले तो ये फंक्शनल लेवल पर काम कर रही हैं। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट वन फंक्शन, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हाईलाइट द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ एसएम इन ओवरकमिंग। तो भाई आपको बेनिफिट्स ऑफ एसएम बताने हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ एसएम आप आराम से लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास है, बोलो जी क्लियर है? हाँ जी, अपन ने शॉर्टकट सारे करे हुए। आपको मैंने इसके शॉर्ट जो भी हमारे कैप्शंस होते हैं, जो मैंने आपके डायलॉग्स हैं वो सब आपको बता रखे हैं। दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला कहता है कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मिशन। तो आपको मिशन स्टेटमेंट के बारे में सारा ज्ञान लिखना है कि भाई मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, मिशन स्टेटमेंट से क्या क्या मिलता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है जी, तो नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास है। रिया शर्मा owns a confectionery business in Jaipur, specializing in homemade chocolate and candies. Despite holding a substantial market share in the central region, her business has experienced declining sales of product over the last few years. Concerned about the market dynamics, Ria consults a management expert for guidance. Consultant recommend a comprehensive understanding of the competitive landscape. Explain the steps to be followed to understand the competitive landscape. बताइए बेटा competitive landscape सबसे पहला जल्दी से बताइए। Identify the competitor, दूसरा बेटा understand the competitor, तीसरा determine the strengths of the competitor, चौथा weakness of the competitor, strength weakness combine भी कर सकते हो, लास्ट में put all the information together and make a conclusion. That's all. As per Michael Porter 5 forces model of competition, intensive rivalry among existing competitors reduce the overall attractiveness and profitability. Explain the situation in which among firms become cutthroat leading to lower industry profitability. तो बताइए बेटा क्या क्या था? सबसे पहले जब इंडस्ट्री लीडर का प्रेजेंस ना हो, दूसरा बेटा कॉम्पिटिटर्स का बहुत ज्यादा हो, हाई फिक्स्ड कॉस्ट हो, एग्जिट बैरियर्स हो, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हो या स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ हो, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास अपनी विद इन द राइवलरी वाली सिचुएशन को और बढ़ाते हैं। सो दैट इज द पॉइंट वी हैव। EcoBuild Constructions, a leading infrastructure development company, is planning to launch a large-scale smart city project. The project involves multiple stakeholders, including government bodies, investors, supplier, local, and this varying level of influence and interest. To ensure smooth project execution, stakeholder management wants to analyze and manage stakeholder effectively. How can EcoBuild Construction use Mendelov matrix to analyze and manage stakeholder in this project? तो भाई आपको बोल रहा है Mendelov matrix का क्या करें? तो भाई मेंडेलो मैट्रिक्स कैसे बनती है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, एक्सेस द पावर और इंटरेस्ट दोनों का, फिर उनको ग्रिड पर बनाओ। चार कैटेगरी बन जाएंगी, हाई हाई हाई, लो 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 और लो हाई का कॉम्बिनेशन। फिर हर एक के लिए अलग अलग बेटा क्वाड्रेंट बनाकर उसको एनालाइज कर लो, दैट्स इट, और उसके बाद उसको मॉनिटर करो, दैट्स ऑल। यही आपका काम है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। तो की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कौन कौन से थे? सबसे पहला इंडस्ट्री एंड मार्केट, दूसरा बेटा कस्टमर, तीसरा आपका प्रोडक्ट और सर्विस, चौथा आपका चैनल। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताना है, ऑल्दो हमने तो इनकी बहुत डिटेलिंग भी पढ़ी है, बट आपको शॉर्ट शॉर्ट लिखना है जो अपन ने आपके साथ ऑलरेडी करा है। Relnovate Electronics, a company engaged in the manufacture of consumer electronic appliances since 2010, had been performing well until 2022. However, thereafter, its market share began to decline steadily. Company started incurring accumulated losses, which adversely affected its cash flow position. Consequently, employee morale are also deteriorated. BOD of the company decided to continue its operation by focusing on improving internal efficiency. To achieve this, BOD is formulating
a practical action plan at bringing about a radical change in direction, including revamp of the top management. Which strategy should the company adopt? Also outline the stages involved in the action plan. बताइए बेटा कौन सी स्ट्रेटेजी यहां लग रही है? तो भाई यहां पर सबसे पहले टर्न अराउंड की बातें हो रही हैं, क्योंकि आप अपनी मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट टीम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो इट इज द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। अब टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का एक्शन प्लान अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले बेटा असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम, पहले तो आप अभी को देखो। दूसरा एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ प्लान, अभी को पहले रोको, फिर इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी प्लान, देन बेटा रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस एंड फिर रिटर्निंग बैक टू द नॉर्मल, और उसके बाद आप वापस से नॉर्मल अपना काम करो। एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, भाई साहब एनसॉफ भाई की चारों पॉइंट बताने हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, ये चारों पॉइंट आपको एनसॉफ भाई के बताने हैं। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन, आ जाओ। Bright Wave Solution, a small and medium-sized company in the renewable energy sector, want to adopt the latest digital technologies to improve its operational process and product offering. Company aims to gain a competitive edge in the rapidly evolving renewable energy market through digital transformation. Bright Wave Solution also seek to manage continuous changes effectively while transforming its management practices and workflows. Identify the strategy required for successful digital transformation. तो बताइए बेटा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास कैसे कैसे आएगा? सबसे पहले बिगिन एट द टॉप करना है, फिर आपको ये देखना है इंश्योर दैट चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड, ऐसा नहीं है जबरदस्ती वाला हो रहा है, और रिड्यूस डिसरप्शन, फिर कम्युनिकेशन बढ़ाओ ताकि आपके डिसरप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाए, एंड एम्प्लॉइज को ये समझाना पड़ेगा भाई बदलाव हमारा नियम है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, so that is recognize that change is a norm and not exception. All right bro. Explain how organization can effectively strategic uncertainties, हट नालायक, ये तो बेटा बेसिक सा पॉइंट है जिसमें आपके पास सारे पॉइंटर्स आ जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस। अभी फिलहाल हमारा ये वाला पार्ट तो कंप्लीट। अगर मैं एसएम में बात करूंगा तो ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपके पास आने को स्पेसिफिकली नहीं है। हाँ, बट अगर मैं एफएम की बात करूं तो मैंने जैसा बोला था हम समरी करेंगे। आइए बेटा इसके लिए हम लिख लेते हैं आपके पास एफएम के अंदर हमारे समरी के पॉइंटर्स लिखवा दो सर, बहुत जरूरी है। मैंने कहा हाँ बेटा एफएम में तो बढ़िया बढ़िया थे क्वेश्चन आज। अगर डिविडेंड डिसीजन की बात करूं तो बेटा डिविडेंड डिसीजन का ये क्वेश्चन काफी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन। अगर मैं इसके की पॉइंट्स की बात करूं तो आर एंड के ई की कैलकुलेशन या इसको एज अ मिसिंग फिगर निकालने वाला जो काम था वो काफी बेहतरीन था। प्लस इसमें एग्जामिनर ने एक लिमिटिंग वैल्यू का वर्ड आपके साथ डाल दिया, दैट इज आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस निकालने वाला पॉइंट भी डाल दिया। तो ये दो पॉइंट इस क्वेश्चन में काफी बेहतरीन थे जो आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन योर आईसीआई का पेपर, ठीक है ना। इसके बाद हमने एक ये और बेहतरीन क्वेश्चन करा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। कहां गया भाई? यहां से शुरू था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर हम इसमें बात करें तो बेटा ये हमारा मिसिंग फिगर का क्वेश्चन था सबसे पहले। प्लस इसमें जो आपको फोकस था MIRR का, फिर आपके पास डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का जो डेटा था जिसको आपने यूज करा वो काफी बेहतरीन था। ठीक है, ये मेन था इसके अंदर। बाकी अगर मैं बोलूं तो इस क्वेश्चन में लेंथ थी बहुत ज्यादा। लेंथ का प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते गुम हो जाता है, तो वो एक समस्या इस क्वेश्चन की डेफिनेटली थी। फिर अगर मैं बात करूं लिवरेज वाले क्वेश्चन की तो ये रिपीटेड वाला टाइप क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नया हमें देखने को नहीं मिला, नॉर्मल रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें कुछ नया कुछ भी देखने को नहीं मिला। देन अगर मैं बात करूं हमारे पास हमारे कौन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन की, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन था, इसमें भी हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला। इससे पहले हमने करा था ये रेशो वाला क्वेश्चन। यस, ये रेशो वाला बढ़िया था। रेशो वाले में क्या था सर? एक तो इसमें हमें विच रेशो टू फाइंड, विच रेशो, एक तो ये पॉइंट था कि भाई कौन सी रेशो निकालनी है। प्लस इसमें एग्जामिनर ने बढ़िया बढ़िया पॉइंट पूछे, DSCR अच्छा पूछा,
फिक्स्ड एसेट्स कवरेज रेशो वाला जो अच्छा था। तो ये जो चीजें हैं जनरली एग्जामिनर में अभी तक एग्जाम में कम आई है, बट यहां पर दिया, ये काफी अच्छा एस्पेक्ट था। तो इस क्वेश्चन का मेन था एक तो इसकी लेंथ और दूसरा विच रेशो, भैया कौन सी रेशो निकालनी है, ये सबसे चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी मैं बोलूंगा बेटा मिसिंग फिगर क्वेश्चन, ये भी एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन आपके पास था। और ये तो थर्ड तो जनरल था, सेकंड भी नॉर्मल था, फर्स्ट वाला भी काफी नॉर्मल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, मतलब कि वर्किंग कैपिटल का कोई इतना ज्यादा अच्छा मैं नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा था। ठीक है, बट एक एवरेज क्वेश्चन था, रिपीटेड था, आप कर सकते थे आराम से। तो यहां पर आकर दोस्तों अब हमारा पूरा का पूरा एफएमएसएम का आरटीपी आपके साथ कंप्लीट हुआ। तो मेरी तरफ से अब आप सबको नमस्कार और बाय बाय। मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूं, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि दोस्तों अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। तो भाई मेहनत करते रहो और मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। आई नो अभी स्ट्रगल लग रहा होगा, बट डेफिनेटली दीज स्ट्रगल्स आर गोइंग टू प्रूव अ वेरी गुड फ्रूट्स टू यू। तो इन सारी स्ट्रगल का बहुत बड़ा फायदा आपको फल जरूर मिलेगा। ठीक है, सो फ्रॉम माय साइड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जल्दी जल्दी हम रिविजन्स में आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।